नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे। आप सबको मैंने एक प्रॉमिस किया था। वो प्रॉमिस ये था कि जो शिक्षक चयन पात्रता परीक्षा है मध्य प्रदेश की, उसमें जो सिलेबस आपका चेंज हुआ है उसमें एक नया टॉपिक जुड़ा है, सोशल साइंस। और मैंने कहा था कि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोशल साइंस में जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं उसको हम 3 वीडियोज़ में कवर कर देंगे। मैंने उसकी एक क्लास डाली है, पॉलिटी की मैराथन, और आप सबने उसे इतना प्यार दिया है, आप सबने इतना उस वीडियो को पसंद किया है कि सारे बच्चे कह रहे हैं कि जल्दी से तीनों वीडियोस डाल दीजिए तो हमारा प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट हो जाए। पॉलिटी की जो मैराथन है वो डाली जा चुकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डाले जा चुके हैं उसमें। आज होने वाली है ज्योग्राफी की क्लास। इस ज्योग्राफी की क्लास में आपके जो शिक्षक चयन जो परीक्षा है उसका जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। भारत की ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, आपदा प्रबंधन है, पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं, भारत की मिट्टी, पर्वत, पहाड़, नदियां, ये सारी चीजें हैं। एक सिलेबस को पूरा कंपाइल करके हम 150 क्वेश्चंस लेके आए हैं। इस 150 क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपको ज्योग्राफी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसका कारण ये है कि समय आपके पास ज्यादा है नहीं और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करके आने हैं एग्जाम हॉल में। तो बस विश्वास बनाए रखिएगा। आज ज्योग्राफी को हम एक वीडियो में पूरा कवर कर देंगे, जैसे पॉलिटी को कवर किया था। तो बस उसी से आज आगे बढ़ते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। 3 वीडियो में आपको पूरा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़ा दिया जाएगा। और हाँ, अगर आपको विश्वास नहीं है चीज़ों पे तो आप बिहार पुलिस वाली प्लेलिस्ट चेक करिएगा। उसमें बच्चों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। मैंने 11 वीडियोस डाले थे कि एज इट इज़ क्वेश्चन जो हमने तैयार किए थे उन्हें एग्जाम हॉल में देखने मिल गए। एज इट इज़ आप कमेंट सेक्शन जाके पढ़ सकते हैं। तो बस विश्वास रखना है, इन्हीं वीडियोस को बार बार देख लीजिएगा। पीडीएफ हम अवेलेबल करा देंगे, आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं। तो चलिए देखिए, आज का थोड़ा सा एक सुविचार मैंने लगाया था कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान आप पर विश्वास नहीं कर सकते। आप जो पेपर देने जा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको घबराना नहीं है और आपको खुद पर यह विश्वास रखना है कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वो विश्वास कैसे आता है? क्योंकि वो खुद की मेहनत पे, कि हम मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें पॉसिबल होंगी। तो बस ये कोट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो भगवान तभी आप पर विश्वास करते हैं। और खुद पे विश्वास कैसे आता है? मेहनत करने से। तो इसलिए मेहनत जारी रखनी है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? जो भारत है हमारा, उसका जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है आपके सामने 3.4, 2.4, 4.5, 1.7। तो आपको पता है कि विश्व का ये हमारा पूरा वर्ड है। विश्व के मानचित्र में भारत कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है? इंडिया स्थित है एशिया कॉन्टिनेंट में। इंडिया कहाँ है? एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। दूसरी चीज, एशिया कॉन्टिनेंट में भी कहाँ स्थित है भारत? एशिया कॉन्टिनेंट में भी भारत है दक्षिण एशिया में। कभी कभी पूछ लेता है कि भारत की जो स्थिति है वो एशिया में कहाँ है, तो कहाँ स्थित है भारत? भारत स्थित है दक्षिण एशिया का पार्ट है। दूसरी चीज, भारत विश्व का किस नंबर का देश है? तो 7वां सबसे बड़ा देश। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। दूसरी चीज आपको क्या जाननी है? दूसरी चीज आपको ये जाननी है कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42% है, 2.4%। तो ये जो पूरा विश्व है उसके क्षेत्रफल का भारत कितने प्रतिशत है? तो 2.4%। भारत विश्व का कौन से नंबर का देश है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जिसके साथ वो स्थलीय सीमा टच करता है, और 2 कैसे हैं जिनके साथ वो समुद्री सीमा टच करता है। भारत की समुद्री सीमा किसके साथ टच होती है? तो मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका ये 2 देश हैं जिनके साथ भारत की समुद्री सीमा टच होती है। और 7 देशों के साथ ये क्या करता है? 7 देशों के साथ ये स्थलीय सीमा बनाता है। 7 देशों के साथ भारत की क्या है? स्थलीय सीमा है। उन 7 देशों में कौन कौन से हैं? जैसे बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। 7 देश है जिनके साथ भारत की स्थलीय सीमा टच होती है और 2 देश है जिनके साथ भारत समुद्री सीमा को टच करता है। एक सवाल जो आता है कि भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा किस देश के साथ टच होती है? मतलब भारत अपनी जो स्थलीय सीमा है वो सबसे ज्यादा किस देश के साथ साझा करता है? तो उस देश का नाम है, याद रखिएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है 4096 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स की, सबसे ज्यादा। और भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ है। हम ऐसे ही पढ़ेंगे
उसमें ये कारण है ऐसे पढ़ने का, क्योंकि अगर हम ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं तो जैसे मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी कि एक जगह आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, उसी तरह ज्योग्राफी में भी आपको एक जगह बहुत सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। उसका कारण ये है कि आपको एक जगह ही सारी चीजें अवेलेबल हो जाएं, बहुत जगह भटकना ना पड़े। वो 20 नंबर आपके फिक्स होने हैं इस बार, तो ध्यान से पढ़िएगा। ज्योग्राफी कुछ लोगों को बहुत ज्यादा टफ लगती है, आज की क्लास के बाद ज्योग्राफी टफ नहीं लगेगी। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। भारत किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? तो एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। एशिया कॉन्टिनेंट में किस दिशा में है? तो दक्षिण दिशा में है। दूसरी चीज, भारत विश्व का कौन से नंबर का देश है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो सबसे ज्यादा किस देश के साथ टच होती है? तो बांग्लादेश के साथ टच होती है, 4096 किलोमीटर समथिंग की। और सबसे कम सीमा किस देश के साथ साझा करता है इंडिया? तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की। दूसरा, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा टच करते हैं, और 2 पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत समुद्री सीमा को टच करता है। क्लियर? और श्रीलंका को तो आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी संधि है? पाक संधि है, मन्नार की खाड़ी है। तो हम ऐसे पढ़ेंगे और आपको यहाँ पे पूरी ज्योग्राफी कवर हो जाने वाली है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 13,200, 65,16, 15,107 और 10,000 किलोमीटर। तो बताइए भारत की स्थलीय सीमा कितनी? भारत की स्थलीय सीमा है 15,106.7 किलोमीटर्स। ये भारत की स्थलीय सीमा है। ये भारत की क्या है? स्थलीय सीमा की लंबाई है। अब यहां लिखा हुआ है 15,106.7, तो ये लगभग किसके पास है? 15,107 किलोमीटर के। और मैंने आपको बताया है कि भारत सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ बनाता है? कौन सा देश है? तो भारत जिसके साथ सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बनाता है वो देश कौन सा है? वो है बांग्लादेश। ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। और सबसे कम किसके साथ बनाता है? सबसे कम सीमा बनाता है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो 106 किलोमीटर की। और बांग्लादेश के साथ 4096 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स। तो ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि जो आपका सिलेबस है इस बार शिक्षक चयन भर्ती परीक्षा में वो इंडियन ज्योग्राफी है। और इंडियन ज्योग्राफी में भी जनगणना भी है, उसमें आपदा प्रबंधन भी है, पर्यावरण भी है। तो हम वो सारी चीजें सबसे रिलेटेड एमसीक्यू लेके आए हैं एक ही वीडियो में, ताकि आपको आपदा प्रबंधन कहीं और से ना पढ़ना पड़े, पर्यावरण संरक्षण कहीं और से ना पढ़ना पड़े, मिट्टी आप कहीं से पढ़ रहे हैं, नदियां आप कहीं से पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ना है। 20 नंबर का सवाल है, 3 वीडियो लाए गए हैं। पॉलिटी की मैराथन जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लीजिएगा। ज्योग्राफी की मैराथन आज चलने वाली है, 150 प्लस क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के बाद आपको क्या करना है? अगली वीडियो आ जाएगी हिस्ट्री की, 3 वीडियो देख लीजिएगा, 20 नंबर आपके फिक्स हैं, ये गारंटी मेरी। तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,107 किलोमीटर। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? शिपकिला दर्रा, उमलिंगला, बनिहाल और खारदुंगला। देखिए दर्रे क्या होते हैं? दर्रे क्या होते हैं? एक पर्वतीय मार्ग होते हैं, नेचुरल रूप से जो 2 क्षेत्रों को जोड़ने का काम करते हैं। उन्हें पासेस बोलते हैं, उन्हें दर्रे बोलते हैं। तो दर्रा किसको बोलते हैं? पासेस को। और ये क्या करते हैं? प्राकृतिक मार्ग होते हैं, नेचुरल जो रोड्स होती हैं वो क्या करती हैं? 2 क्षेत्रों को जोड़ने का काम करती हैं। कहाँ? पर्वतीय क्षेत्रों में। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? उमलिंगला दर्रा। और उमलिंगला दर्रा कहाँ है? लद्दाख क्षेत्र में। लद्दाख क्षेत्र में है उमलिंगला। क्लियर? तो सबसे ऊंचाई पर, और आप खुद सोचिए, अगर आपको ये पता है कि उमलिंगला लद्दाख में है तो सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन होगा? दूसरी चीज, शिपकिला दर्रा कहाँ है? तो शिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। देखिए आपके एग्जाम में दर्रे पूछे जाते हैं, दर्रे इसलिए पासेस इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग पासेस हैं, और वो भी कौन से स्टेट? जो पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं। तो वहां आपको पासेस याद रखने हैं कि कौन से स्टेट में कौन सा पास है। तो शिपकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। सबसे ऊंचाई पर भारत का उमलिंगला दर्रा है, लद्दाख क्षेत्र में है। बनिहाल कहाँ है? बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में है। और खारदुंगला कहाँ है? खारदुंगला भी लद्दाख रीजन में। तो ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि शिपकिला कहाँ है? शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। और जम्मू कश्मीर में कौन सा है? बनिहाल दर्रा है। और खारदुंगला कहाँ है? खारदुंगला भी लद्दाख में। तो इतनी चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस दृष्टिकोण से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। उमलिंगला को ये भी याद रखिएगा कि ये जो उमलिंगला दर्रा था भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा,
यही इस यहाँ पे जो सड़क मानी गई है वो बाइक राइडिंग के लिए सबसे उचित सड़क मानी गई है, सबसे अच्छी सड़क मानी गई। कभी कभी पूछ लेता है कि बाइक राइडिंग के लिए कौन से दर्रा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो उमलिंगला दर्रा। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नेशनल पार्क से भी क्वेश्चंस आएंगे। आपका मध्य प्रदेश है तो आप खुद सोचिए, मध्य प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं पूरे इंडिया में। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है? आप ही के स्टेट में है, मध्य प्रदेश में। तो क्यों क्वेश्चन नहीं पूछेगा? तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तो बिल्कुल सही, आप ही के स्टेट में है सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। कितने हैं? 11। और सबसे नया कौन सा बना हुआ है? तो सबसे नया है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? शिवपुरी में है। और इसी को माधव राष्ट्रीय उद्यान को ही अभी क्या घोषित किया गया है 2025 में? मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान को। मध्य प्रदेश का क्या घोषित किया गया है? 9वां टाइगर रिजर्व। और एक चीज और याद रखिएगा, यही जो माधव नेशनल पार्क है इसी को क्या घोषित किया गया है? इंडिया का 58 नंबर का नेशनल पार्क, सॉरी इंडिया का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व। इंडिया का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व। तो यहां आपके कितने सारे फैक्ट क्लियर हुए? आपको समझ में आया? सवाल आपसे पूछेगा कि जो इंडिया है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी आनी है, तो भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो आपको याद रखना है कि भारत का जो सबसे नया टाइगर रिजर्व बना है वो कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान है। किस नंबर का है? 58। ये क्वेश्चन क्यों पूछेगा? आपके स्टेट का एग्जाम है, मध्य प्रदेश का एग्जाम है, और मध्य प्रदेश का एग्जाम में ये ना पूछे कि पूरे भारत का सबसे नया नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है उसे क्या बनाया गया है? टाइगर रिजर्व बनाया गया है सबसे नया भारत का। तो सवाल तो आएगा कि भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व। किस नंबर का है? 58 नंबर का है। और मध्य प्रदेश का ये कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है? तो मध्य प्रदेश का 9th नंबर का टाइगर रिजर्व है। क्लियर? माधव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। क्लियर? इतनी चीजें आपको समझ में आई? तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कितने? 11। भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व। किस नंबर का है? 58 नंबर का है। और मध्य प्रदेश का किस नंबर का है? 9वां। कभी पूछ लेगा कि ये जो माधव टाइगर रिजर्व जो अभी बनाया गया है वो किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। किस जिले में है? तो शिवपुरी में। चलिए, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? देखिए, आपदा प्रबंधन भी आपका टॉपिक है, आपके सिलेबस में है। इस वजह से हम सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। जितना आपका सिलेबस है उस सिलेबस से कहीं भी हट के क्वेश्चंस नहीं है, पूरा समाहित करके 150 क्वेश्चंस लाए गए हैं आपके सामने। स्पीड में काम करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं अभी, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इनसे बाहर कहीं कुछ नहीं आ रहा। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस CO2, CH4, CFC, O2। तो आप सबको पता है कि ओजोन परत को कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में पाई जाती है? फ्रिजों में, रेफ्रिजरेटर्स में पाई जाती है, AC में पाई जाती है, जो हेयर स्प्रे होते हैं, हेयर स्प्रे, उसमें पाई जाती है। कभी कभी सवाल ये पूछता है कि निम्नलिखित में से ओजोन गैस किस चीज में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, और आपके सामने ये ऑप्शंस दे देते हैं, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, AC और हेयर स्प्रे, और दे देता है उपयुक्त सभी। तो सिर्फ रेफ्रिजरेटर लगा के मत आइएगा, ये तीनों चीजें क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को उत्पन्न करती है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं हर साल हम? तो हर साल ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस चीज को भी याद रखना है। ओजोन परत से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये चीजें आपको याद रखनी कि ओजोन परत के संरक्षण से कौन सा प्रोटोकॉल, मान लीजिए आ गया सवाल कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो किस चीज से संबंधित है? ओजोन संरक्षण से या जलवायु संरक्षण, या बहुत सारे कुछ टॉपिक दे दिया, समुद्री संरक्षण से, बहुत सारी चीजें। तो क्या लगा के आएंगे कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित। क्लियर? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत के संरक्षण से। हर साल ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और कौन सी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्रोत क्या है? रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैसेस,
एयर कंडीशनर से निकलने वाली गैसेस और हेयर स्प्रे जो होते हैं उनसे जो चीज़ें गैसें निकलती हैं वो हानिकारक है। ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। क्लियर? तो ये पढ़ाई करने का तरीका ये होता है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको आप अच्छे तरीके से एक ही जगह पे सारी चीज़ें पढ़ लें। अब आपको ये पढ़ने नहीं जाना है बार बार कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन जो परत है उसको नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है। क्यों हम अलग अलग पढ़ें जब हम एक जगह सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं? तो हमें क्या ज़रूरत है अलग अलग जगह से चीज़ें पढ़ने की? तो मेरा प्रयास यही रहता है, शायद इसी वजह से आप सब इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं कि आपको एक जगह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और मेरे भी यही प्रयास रहते हैं कि आपको एक ही जगह सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाए। अटल टनल किस दर्रे के नीचे बनाई गई है? करंट का क्वेश्चन है, करंट से भी सवाल आएंगे। अटल टनल का उद्घाटन अभी 2020 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। 2020 में इसका उद्घाटन हुआ है अटल टनल का। तो ये सवाल पूछ सकता है कहाँ है अटल टनल? शिवकिला, बाड़ालाचा, रोहतांग, कुंजुम। तो अटल टनल को रोहतांग टनल के रूप में भी जाना जाता है, रोहतांग टनल के रूप में भी इसे जाना जाता है, रोहतांग टनल। ये किस दर्रे के नीचे बनाई गई है? तो रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। इसमें काम की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में, इसमें काम शुरू हुआ था। 2010 में इसमें क्या हुआ था? काम शुरू हुआ था। तो अटल टनल किस दर्रे के नीचे बनाई गई है? रोहतांग दर्रे के। रोहतांग दर्रा कहाँ है? रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है रोहतांग दर्रा? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर? शिवकिला दर्रा कहाँ है? शिवकिला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। बाड़ालाचा कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और कुंजुम पास भी हिमाचल प्रदेश में ही है। तो यहाँ आपके हिमाचल प्रदेश के जितने पासेस थे वो आपके क्लियर हो गए कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पास है? शिवकिला, बाड़ालाचा, रोहतांग और कुंजुम। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में ये 4 पासेस हैं। और अटल टनल का उद्घाटन 2020 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। तो ये सवाल पूछ सकता है कि अटल टनल किस दर्रे के नीचे बनाई गई है? तो किस दर्रे के? रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उद्घाटन कब हुआ है इसका? 2020 में हुआ है। किसने किया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। इसमें काम कब शुरू हुआ था? 2010 में शुरू हुआ था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? भीतरकनिका नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है बताइए? बाघ, नमकीन पानी का मगरमच्छ, शेर और हिमतेंदुआ। बताइए भीतरकनिका नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है। पहली बात तो ये जानिए। और आपको पता है कि अभी उड़ीसा के ही एक नेशनल पार्क को भारत का सबसे नया नेशनल पार्क घोषित किया गया है। उड़ीसा का ही नेशनल पार्क कौन सा है? सिमलीपाल। तो सवाल ये आएगा कि भारत का सबसे नया नेशनल पार्क कौन सा है? बताइए भारत का सबसे नया नेशनल पार्क कौन सा घोषित हुआ है? भारत का सबसे नया नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे नया नेशनल पार्क है सिमलीपाल। किस नंबर का है? 107वें नंबर का है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ये उड़ीसा का दूसरे नंबर का नेशनल पार्क है। पहला कौन सा है? पहला भीतरकनिका है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। मैं करंट से रिलेट करके इसलिए आपको क्वेश्चंस करा रही हूं क्योंकि जो एग्जाम का ट्रेंड है वो पुरानी चीजों को पूछने का अब नहीं है। अब वो करंट से रिलेट करके ही आपसे सवाल पूछेगा। आप अगर वही पुराने ढर्रे पे चलेंगे तो शायद चीजें आप दूसरों से पिछड़ जाएंगे। हम जितना करंट को अपने साथ लेके चलेंगे, करंट की चीजों को लेके चलेंगे, उतना ही आगे रहेंगे। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? मैंने आपको बताया माधव टाइगर रिजर्व। कहाँ है माधव टाइगर रिजर्व? एमपी के शिवपुरी जिले में स्थित है। तो भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा है? माधव। ठीक है, टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। और भारत का सबसे नया नेशनल पार्क कौन सा है? 107वें नंबर का सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा का दूसरे नंबर का नेशनल पार्क है। पहले नंबर का कौन सा है? भीतरकनिका। क्लियर? तो उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क है, भीतरकनिका और सिमलीपाल। भारत का सबसे नया कौन सा है? तो सिमलीपाल। क्लियर? चलिए, इतनी एनर्जी से आपको चीजें पढ़ाई जाती हैं, इतनी मेहनत करके चीजें आपके सामने लाई जाती हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है कि कमेंट करके ये बता देना है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि इस वीडियो को शेयर कर देना है। शेयर इसलिए करना है कि जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच रही है, जो लोगों को नहीं है सुविधा कि वो पेड कोर्सेज खरीद सकें इसके लिए, क्योंकि आजकल जो संस्थान है वो बहुत, उन्हें ज़्यादा मतलब इस चीज़ से नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है।
उन्हें सिर्फ इस चीज़ का है कि आप कोर्स ले लो, हमारा काम खत्म हो गया, आप सिलेक्ट हो रहे हो नहीं हो रहे हो उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो वो बच्चा जो गांव तक भी बैठा हुआ है ना, और अगर उसको सिलेक्शन चाहिए तो उस तक भी ऐसी वीडियोस पहुंच जाएं जो फ्री में कहीं ना कहीं पढ़ाई जा रही हैं। तो ये वीडियोस आपकी उनके लिए क्या हेल्प करेगी कि उन्हें कहीं ना कहीं एक बेहतर जीवन दे देगी, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं, उनके पास वो संसाधन नहीं है कि वो चीज़ों को खरीद सकें, कोर्सेज, पेड कोर्सेज को खरीद सकें। तो उन तक शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक चीज़ और बताना है कि जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है नए वीडियो आने का, उसका कारण ये है कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बेल आइकॉन इसलिए दबाना ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन आ जाता है वीडियो का। चलिए, भारत का सबसे घना राज्य कौन सा है? देखिए 2011 की जनगणना, ये भी आपका इसका टॉपिक है। 2011 की जो जनगणना है वो भी आपके सिलेबस में है। तो 2011 की जनगणना से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम कवर करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है, क्वेश्चंस तो आएंगे ही। और हमने क्या कहा है कि ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे एक वीडियो में। तो भारत का सबसे घना राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल। तो भारत का सबसे घना राज्य है बिहार। इसका जो कितना घनत्व है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इतने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो कितना जनसंख्या घनत्व है बिहार का? 1106% प्रति वर्ग किलोमीटर। एमपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? भाई आप मध्य प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं, मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश भी पूछ सकता है। 2011 की जनगणना में क्या मध्य प्रदेश नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है भोपाल का। तो याद रखिएगा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस स्टेट का है? बिहार का, 1106% प्रति वर्ग किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में किसका है? भोपाल का है। क्लियर? तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि भारत का सबसे घना राज्य कौन सा है? बिहार, और मध्य प्रदेश का भोपाल। और एक चीज मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है भारत में, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो याद रखिएगा कि जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ऐसे पढ़ा जाता है। अगर जनगणना की बात हो रही है, जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, तो एक जगह हमको सब पढ़ना है। ये है पढ़ाई का सही तरीका। भारत में बिहार है, मध्य प्रदेश में भोपाल है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। लेकिन याद रखिएगा मैंने क्या कहा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कम है अरुणाचल प्रदेश का। सबसे ज्यादा कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। घनत्व का मतलब होता है कि लोग कितने पास पास बसे हुए हैं, कितनी घनी आबादी है वहां की। तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां लोग बहुत दूर दूर बसे हुए हैं, बहुत ज्यादा घना नहीं बसा है वो। लेकिन अगर सबसे कम जनसंख्या की बात करें कि सबसे ज्यादा कम जनसंख्या कहाँ है, लोग कहाँ कम है, तो वो सिक्किम राज्य। क्लियर? तो कंफ्यूज मत होइएगा। घनत्व का मतलब होता है कि लोग कितने आस पास बसे हुए हैं। क्लियर? तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, लेकिन जनसंख्या घनत्व कहाँ कम है? अरुणाचल प्रदेश में। और ज्यादा है बिहार में और मध्य प्रदेश में, भोपाल में। हाँ, एक चीज और यहां पढ़नी है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हमने पढ़ा बिहार, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? दिल्ली। तो याद रखिएगा अगर यूटीज की बात आएगी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो दिल्ली। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें आपको एक जगह 2011 की जनगणना से पता चल गई। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से केंद्र शासित प्रदेश में वर्तमान में? इंडिया के, दिल्ली। चलिए, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? नदियां भी आपके ज्योग्राफी का पार्ट है। तो गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा, कृष्णा, कावेरी, माही। बताइए गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को जाना जाता है दक्षिण गंगा के नाम से। गोदावरी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, नासिक के पास। नासिक के पास क्या है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से होता है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, गोदावरी नदी का उद्गम आपने जाना नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होती है। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है। लेकिन इन कंफ्यूजिंग पॉइंट ये होता है, दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा, क्या करेंगे आप? तो याद रखिएगा दक्षिण गंगा कहलाती है गोदावरी, दक्षिण गंगा क्या कहलाती है? गोदावरी। और दक्षिण की गंगा कहलाती है कावेरी।
दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा क्या कहलाती है? दक्षिण की गंगा कहलाती है कावेरी नदी। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? महाबालेश्वर, महाराष्ट्र। महाबालेश्वर महाराष्ट्र से होता है। कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। और माही नदी कहां से निकलती है? तो माही नदी का उद्गम होता है धार के पास से। धार कहां है? एमपी, मध्य प्रदेश। वहां एक झील है, वहां से माही नदी का उद्गम होता है। तो जब हम नदियां पढ़ते हैं, कोई भी चीज पढ़ते हैं, तो हमको एक जगह सारी चीजें पढ़नी है, सारी चीजें जाननी है, और हम ऐसे ही पढ़ेंगे ताकि हम तुरंत सिलेक्शन लें। बेस्ट कंटेंट चाहिए अपने को। तो गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा नाम से जाना जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। गोदावरी का उद्गम कहां से होता है? नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? तो महाराष्ट्र के पास महाबालेश्वर है, वहां से निकलती है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। और माही नदी कहां से निकलती है? धार के पास, मध्य प्रदेश में धार जिला है, वहां एक झील है, वहां से निकलती। क्लियर? तो इतनी चीजें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फास्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइए। भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क, भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसी को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। पहले तो इसकी स्थापना कब हुई? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1936 में। और आप मुझे ये बताइए, आपसे भी तो मुझे कन्वर्सेशन करना है कि आपको कितना पता है। तो बताइए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसे किस और नाम से जाना जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को एक और नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है? दूसरी चीज, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो डेट याद रखिएगा, 1936 में हुई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कुछ और भी नेशनल पार्क है, जैसे राजाजी नेशनल पार्क है। क्लियर? डचीग्राम कहाँ है? डचीग्राम नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में। सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल है उड़ीसा में। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यही सिमलीपाल है जो भारत का 107वां नेशनल पार्क अभी हाल ही में बना है। तो कभी सवाल आ जाएगा कि भारत का सबसे नया नेशनल पार्क कौन सा है 107वें नंबर का, तो वो कौन सा है? सिमलीपाल। और कहाँ है? उड़ीसा में। रणथंभौर कहाँ है? रणथंभौर राजस्थान में। क्लियर? इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो भारत का सबसे पहला कौन सा है? जिम कॉर्बेट है, 1936। अब कमेंट करके बताइए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस और नाम से जाना जाता था पहले। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर, 5000, 54,500, 3,200। बताइए, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी? तो भारत की जो समुद्री सीमा है उसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है। और याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? भारत की सबसे ज्यादा जो कोस्टल लाइन है वो किस स्टेट की बड़ी है? भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य, ये सवाल पूछा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जो कोस्टल लाइन है बेसिकली वो किस स्टेट की है? तो सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन किसकी है? गुजरात की। सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन किसकी है? गुजरात राज्य की है। कोस्टल लाइन क्या होती है कि समुद्र का जो भाग होता है तो उससे मुख्य भूमि जो है वो कितनी टच हो रही है, उसी को बोलते हैं कोस्टल लाइन। तो भारत की जो सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन है वो किसके साथ टच होती है? गुजरात के साथ। गुजरात की सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है। क्लियर? और भारत की समुद्री सीमा कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर। इसमें जो द्वीप हैं वो भी शामिल है, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान है, इनकी भूमि भी इसमें शामिल है। भाई बहुत गर्मी है, चाहे पानी तो पी ले। तो भारत की जो सबसे लंबी तट रेखा है वो किसके साथ है? भारत की सबसे लंबी तट रेखा गुजरात के साथ है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि भारत की जो सबसे लंबी तट रेखा है वो किसके साथ है? गुजरात राज्य की है, 1600 किलोमीटर की। 1600 किलोमीटर की। तो ये याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। कितनी समुद्री सीमा है? 7516.6 किलोमीटर की। चलिए, भारत का सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार, कच्छ, लद्दाख, कच्छ। तो आप सबको पता है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, थार है। थार बेसिकली किन किन राज्यों में है? राजस्थान के क्षेत्रों में भी है ये,
पंजाब में भी है, गुजरात के भी कुछ रीजन में है। तो थार रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान कभी कभी ये पूछता है कि कैसा है, ठंडा है, गर्म है, तो बेसिकली इसको गर्म के उसमें जाना जाता है कि गर्म रेगिस्तान है। दूसरी चीज कि जो थार रेगिस्तान है क्या वो पूरी तरह से भारत में है, तो नहीं। जो थार रेगिस्तान का 85% है वो इंडिया के पास है, बाकी जो बचा हुआ है वो पाकिस्तान के पास है थार रेगिस्तान का। तो इतनी चीजें याद रखनी है। मान लीजिए कभी पूछ लेता है कि थार रेगिस्तान क्या पूरी तरह से भारत में है, तो नहीं, ये पूरी तरह से भारत का हिस्सा नहीं है, 85% पार्ट पे है समथिंग, और आधा हिस्सा पाकिस्तान के पास है 85 के बाद वाला। थार रेगिस्तान बेसिकली कहाँ है, राजस्थान के ज्यादा एरिया में है, बाकी थोड़ा थोड़ा अलग भी राज्यों में इसकी भूमि है। क्लियर। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, थार रेगिस्तान, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत कितने देशों के साथ सीमाएं टच करता है। तो मैंने जब आपको पहला क्वेश्चन कराया था तो मैंने बताया था कि भारत कितने देशों के साथ सीमाएं टच करता है। 7 देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा टच करता है, स्थलीय, और 2 देशों के साथ ये कैसी सीमा टच करता है, समुद्री। और वो 2 देश कौन से हैं, मालदीव और श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी स्टेट है, पाक स्टेट है, और मन्नार की खाड़ी। क्लियर। और सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ है भारत की, तो सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ, लगभग 106 किलोमीटर्स की। क्लियर। और इसके साथ 4096 समथिंग किलोमीटर्स। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको जब एग्जाम हॉल में जाएं तो आपको ये चीजें याद रहें। भारत का सबसे दक्षिण स्थल बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, लक्षद्वीप। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी स्थल बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दूसरी चीज, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल है। कहाँ स्थित है, सियाचिन के पास, काराकोरम रेंज में। सियाचिन के पास कहाँ, काराकोरम रेंज में, काराकोरम रेंज में है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। ये दक्षिणी पूछा था ना, सबसे दक्षिणी स्थल बिंदु, तो सबसे दक्षिणी स्थल बिंदु है इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी कौन सा है, इंदिरा कॉल है उत्तरी। तो सबसे उत्तरी कौन सा है, उत्तरी है इंदिरा कॉल, सियाचिन के पास, काराकोरम रेंज में। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी पहले कर लेते हैं। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुहार मोती। सबसे पश्चिमी कौन सा है, गुहार मोती है। कहाँ स्थित है, कक्ष में स्थित है, कक्ष में। ये क्या है, पश्चिमी बिंदु है। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे पूर्वी है किबिथु। किबिथु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। किबिथु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। मेरा आपको इतनी चीजें एक जगह बताने का इंटेंशन सिर्फ ये रहता है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ें तो मेरा अनुरोध है आपसे, कहीं से भी पढ़ें, यहाँ से पढ़ें या कहीं से भी पढ़ें, एक जगह सारी चीज़ें पढ़ने का प्रयास किया करें। उससे ये होता है कि कभी आपको एग्जाम हॉल में कन्फ्यूज़न नहीं होता है। अब कोई व्यक्ति है वो नदियाँ एक नदी से पढ़ रहा है, पर्वत पहाड़ कहीं पढ़ रहा है। अरे अगर आप नदी पढ़ ही रहे हो तो सारी नदियाँ पढ़ लो ना उसी जगह। अगर आपको ये बताया जा रहा है, ये पूछा गया है यहाँ पे कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो हमें सिर्फ ये थोड़ी पढ़ना है कि सिर्फ दक्षिणी बिंदु पढ़ लिया खत्म। फिर आप जानो ना कि सबसे उत्तरी भी कौन सा है, उत्तर सबसे पश्चिमी भी कौन सा है, सबसे पूर्वी भी कौन सा है, ये चीज़ें भी आप जानो। तो आपको अलग अलग क्यों पढ़ना है, फिर आप एक जगह पढ़ो उस चीज़ को। तो सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल, सियाचिन में काराकोरम रेंज के पास है। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथु है। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, कक्ष के रण में। इतनी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए जानी जाती है, मिट्टियां भी आपके सिलेबस में है। मैंने कहा है कि जो सिलेबस में है ज्योग्राफी के, उससे हट के कहीं क्वेश्चंस नहीं है। जितना सिलेबस है सारा सामूहिक रूप से एक जगह ला दिया गया है। चुपचाप वीडियो देख लेनी है जिन तक चाहते हैं कि उनका भी इस बार सिलेक्शन हो जाए। सोशल साइंस में उन्हें कहीं और से बेफालतू का कंटेंट ना पढ़ना पड़े, तो बस चीज़ों शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके लिए भी वो चीज़ें हेल्पफुल हो जाए। एनटीपीसी वालों के लिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि मुझे कल बहुत सारे 2-3 दिन से मैसेजेस आ रहे हैं कि एनटीपीसी ग्रेजुएट वालों का एग्जाम है, उनका कहना है कि हमारा जीएस के लिए कुछ वीडियो बना दीजिए। तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट तो आपके जीएस के ही पार्ट हैं। तो एनटीपीसी वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो नहीं बदलने वाली, वो तो सेम ही रहेगी।
तो ये वीडियो आप एनटीपीसी वाले भी अगर कोई है तो आप उसे देख सकते हैं। जैसे कल मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि एनटीपीसी के लिए वीडियो करा दीजिए। ये सोशल साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, जीएस तो सेम है ना, वो तो आपके भी एग्जाम्स में आने वाला है। तो आपके लिए ये हेल्पफुल क्लासेस हैं। करंट अफेयर्स की क्लासेस डाली हैं, जिन्होंने नहीं देखी है वो 2 क्लासेस देख लीजिएगा। 2025 का उसमें पूरा करंट अफेयर्स कवर करवाया गया है। चलिए, भारत की कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है? लाल, काली, जलोढ़, बलुई। तो कपास की खेती होती है काली मिट्टी में, और काली मिट्टी को ही जाना जाता है रेगुर मिट्टी के नाम से, और यही कपास की मिट्टी है जो सबसे ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करती है। पानी को भी पूछा जाता है सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करने वाली मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी है। यही काली मिट्टी गन्ना की खेती के लिए भी सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। तो इतनी चीजें आपको पढ़ना है। और कहाँ पाई जाती है? बेसिकली ये इसका जो रीजन है वो है मालवा के पठार वाले जो रेंज है वहां पाई जाती है ये। क्लियर? तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी प्रसिद्ध है? काली मिट्टी प्रसिद्ध है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी, जैसे नदियां अपने साथ बहुत सारा गाद वगैरह इकट्ठा करके लेके आती हैं, उसमें जो गाद होता है उसमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं। तो वो सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी। लाल मिट्टी भी होती है, फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका लाल कलर होता है। तो याद रखिएगा किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड। चलिए, हम लाल मिट्टी जब पढ़ेंगे हम तब जानेंगे इसके बारे में। क्लियर? चलिए, तो इतनी चीजें आपको पता। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत की जनसंख्या विश्व में किस स्थान पर है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। ऑफिशियली तो अभी चीजें नहीं है, लेकिन आप सबको पता है कि 2023 में भारत चाइना को पछाड़ के दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। तो अगर ये माना जाएगा कि 2023 में तो भारत फर्स्ट नंबर पे आ गया है, तो जनसंख्या वाला राज्य सबसे ज्यादा विश्व में कौन सा है? अपना इंडिया है। पहले चाइना था। 2023 में कुछ डाटा आए, उस डाटा के अनुसार अब भारत विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, सवाल आ सकता है। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, हिमालय, विंध्य, सह्याद्री। बताइए। तो भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय। हिमालय भारत में कहां से कहां तक है? तो पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये फैली हुई है। अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। कभी कभी सवाल आता है हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय है नवीन वलित पर्वत का उदाहरण। नवीन वलित पर्वत का उदाहरण। कभी कभी ये सवाल पूछता है कि हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है? तो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत का उदाहरण है। क्या होते हैं नवीन वलित पर्वत? कि जब दो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो वो टकराने के बाद क्या होता है, जो उनके किनारे होते हैं वो मुड़ जाते हैं, और मुड़ के वो ऊपर उठ जाते हैं। वही पर्वत का फॉर्म ले लेता है। जब दो टेक्टोनिक प्लेटें आती हैं तो जो उनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो मुड़ते हैं और वो ऊपर उठ जाते हैं, वही बन जाता है पर्वत। और नवीन वलित पर्वत के उदाहरण अभी विश्व में कौन कौन से हैं? हिमालय है, एंडीज है, यूराल है, आप्स है। ये पर्वत कौन से हैं? नवीन वलित पर्वत के उदाहरण है। तो कभी कभी सवाल आता है कि नवीन वलित पर्वत के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? तो एंडीज पर्वतमाला आप सबको पता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, और ये आप्स कहाँ है? यूरोप कॉन्टिनेंट में है। क्लियर? तो हिमालय क्या है? कहाँ तक फैला हुआ है? जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। और दूसरी चीज क्या है? अरावली की बात करें तो अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से मानी जाती है। हिमालय के बारे में ये जान लीजिएगा कि ये लगभग 2800 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। विंध्य कहाँ है? मध्य भारत के क्षेत्र में है, स्पेसिफिकली एमपी। जो मध्य भारत है, मध्य भारत के क्षेत्र में विंध्याचल पर्वतमाला फैली हुई है मध्य भारत में। और सह्याद्री कहाँ है? जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट वहां है सह्याद्री। ऐसे पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। और जो ऐसे पढ़ेंगे उन्हें कभी ना ज्योग्राफी में दिक्कत आएगी ना पॉलिटी में। पॉलिटी वाली क्लास को तो आप सबने इतना पसंद किया है, तो मुझे पता है क्यों पसंद किया है, क्योंकि आपको एक जगह सारी चीजें पढ़ने मिल गई, आपको कहीं और नहीं भटकना है। तो भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय, याद रखिएगा। क्लियर? कभी सवाल आए भारत की सबसे पुरानी या विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली कहाँ है? राजस्थान वाले रीजन में। विंध्य कहाँ है? मध्य भारत। विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ है? बेसिकली मध्य भारत के हिस्से में। सह्याद्री पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट मतलब जैसे गुजरात है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है वहां पे। क्लियर? चलिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान? चेरापूंजी, मासिनराम, काजीरंगा, पचमढ़ी। देखिए, भारत में जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है वो दो हैं और दोनों चेंज होते रहते हैं। कभी मासिनराम हो जाता है, कभी चेरापूंजी हो जाता है। लेकिन आपका जो सवाल आएगा वो आएगा 2025 के अकॉर्डिंग।
2025 के अकॉर्डिंग अगर सवाल आएगा तो अभी हो चुका है चेरापूंजी। तो याद रखिएगा, मासिम राम लगा के मत आ जाइएगा, क्योंकि हर साल ये डेटा बदलते रहते हैं कि मासिम राम कभी चेरापूंजी। तो भारत में 2025 में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी है। लगभग 11,777 मिलीमीटर वर्षा होती है, मिलीमीटर यहाँ वर्षा होती है। कौन सी पहाड़ी में है चेरापूंजी? तो खासी पहाड़ी का हिस्सा है, खासी पहाड़ी का ये हिस्सा है, खासी पहाड़ियों का हिस्सा है। अरे गारो खासी जयंतियाँ कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। तो गारो खासी जयंतियाँ में ही जो खासी पहाड़ी है उसका हिस्सा है चेरापूंजी। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा क्या है? काजीरंगा असम में एक नेशनल पार्क है। काजीरंगा क्या है? असम का एक नेशनल पार्क है। और पचमढ़ी कहाँ है? पचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। और मासिम राम तो आपको पता है मेघालय में ही है। ठीक है, तो वर्तमान में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है बताइए? भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा भारत है, ये जो इंडिया है, वो जो भूमध्य रेखा बीच से जाती है, 0 डिग्री अक्षांश से जाती है। रुक जाइए, यहाँ पे हो रहा है, ये मान लीजिए ये वर्ड है, बीच से क्या जा रही है? ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जा रही है, इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो जो हमारी भारत भूमि है वो इस भूमध्य रेखा के उत्तर में कितने डिग्री है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में यहाँ पे स्थित है। तो बेसिकली अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या काम करती हैं? किसी भी चीज की स्थिति का पता लगाने का काम कौन से क्या करती हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाएं करती हैं। कभी सवाल आ जाए कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग आखिर होता क्या है, तो पृथ्वी पर किसी भी स्थिति का या किसी स्थान का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। मान लीजिए मुझे ये कोई स्थान है, इसका पता करना है कि ये जो स्थान है ये पूरी पृथ्वी पर कहाँ स्थित है। तो मैं क्या करूंगा? मैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं से मैं इसे जानूंगी कि ये कितने इक्वेटर जो गई है उसके कितने डिग्री ऊपर है और कितने डिग्री नीचे है। तो इसी वजह से अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग क्या होता है? पृथ्वी पर किसी स्थिति का पता लगाने के लिए। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो ये डाटा आपको याद रखना है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांश को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड और देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्लियर? तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये अक्षांशीय विस्तार है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। भूकंप मापन की इकाई क्या है? बैरल स्केल, टन और रिक्टर स्केल। आपदा प्रबंधन भी तो है आपकी ज्योग्राफी का टॉपिक। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ी जाएंगी तो गारंटी मैं देती हूँ कि चीज़ों को आपको वहाँ पे सफ़र नहीं करना पड़ेगा। सोशल साइंस भले नया जुड़ा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर कर सकते हैं, यकीन मानिए। मैंने पॉलिटी की डाली हुई है क्लास, वो देख लीजिएगा मैराथन। ये आज ज्योग्राफी की चली जाएगी, कल आ जाएगी हिस्ट्री की। 3 वीडियो देख लीजिएगा, सब कवर है। और जिन्हें साइंस में, मुझसे कई लोगों ने बोला है, मेरे जानने वालों ने, कि साइंस आनी है 30 नंबर की, तो अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं साइंस के भी कुछ वीडियोस डाल दूंगी। तो आपके 30 वहाँ और 20 यहाँ, 50 नंबर का जुगाड़ आपका हो जाएगा। तो बताइएगा कि अगर साइंस की वीडियो चाहिए हो तो हम उसके लिए भी मैराथन क्लासेस कुछ ला देंगे। और करंट अफेयर्स के लिए आपको दिक्कत होगी ही नहीं क्योंकि वीडियो अपलोडेड है। तो भूकंप मापन की इकाई क्या है? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल से भूकंप मापन होता है। बैरल बेसिकली किसी तरल पदार्थों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे पेट्रोलियम वगैरह है। और टन का किसका उपयोग होता है? टन के लिए वजन नापने का। तो भूकंप मापन किससे होता है? रिक्टर स्केल से। चलिए, वनों की आधाधुंध कटाई को क्या बोलते हैं? परितंत्र, वनोन्मूलन, वनीकरण। बताइए, वनों की आधाधुंध कटाई को क्या बोलते हैं? वनों की आधाधुंध कटाई को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन। ये आपदा प्रबंधन का पार्ट है, इससे सवाल आएंगे। तो वनों की आप सबको पता है कि वनों की आधाधुंध कटाई को क्या बोलते हैं? वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो आपको पता है ये चीज, तो ज्यादा समय इसमें नहीं देना है इस वजह से, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा है। बांधवगढ़, ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आप ही के स्टेट में है ना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बताइए कहाँ है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ की बात है, जो बाघों की घनता के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पे जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश के उमरिया में। और यहाँ बाघ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ प्रत्येक 8 किलोमीटर में आपको एक बाघ देखने मिल जाएगा। प्रत्येक 8 किलोमीटर में आपको एक बाघ
देखने यहाँ मिल जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है क्या, कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश के उमरिया में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के उमरिया में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़। और किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाघों की डेंसिटी के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पे प्रत्येक 8 किलोमीटर में एक बाघ आपको देखने मिल जाता है। तो सवाल आए, मध्य प्रदेश का एग्जाम है, ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल आना है, बांधवगढ़ पूछ सकता है कि जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाघों की डेंसिटी यानी कि घनता के लिए, घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। और सवाल ये तो पक्का सवाल मान के चलिए इस बार कि भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, ये पेटेंट क्वेश्चन वो आना है आपको। तो आप लगा के आएंगे माधव नेशनल पार्क, उसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया है इंडिया का। मध्य प्रदेश का वो 9वें नंबर का टाइगर रिजर्व बन चुका है और कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। इसलिए रिपीट कर रही हूं ताकि बार बार आपको रिकॉल रहे ये चीजें। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है बताइए, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, गर्मी है भाई, बताइए। भारत, मैंने उत्तरी बताया था, दक्षिणी आप बताइए कि भारत का दक्षिणी विस्तार कितना है। मैंने क्या बताया है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या काम करती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने के लिए यूज की जाती हैं कि ये जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर या दक्षिण में कोई चीज कहाँ पे स्थित है। तो मैंने बताया था कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक कहाँ है, अक्षांशी है। देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक, यानी पूर्व तक। तो दो चीजें याद रखनी है कि 8 डिग्री जो मैंने बताया था अक्षांशी विस्तार वाला, 8 डिग्री 4 मिनट वाला याद होगा आपको, तो वो अक्षांशी है और ये कैसा है, देशांतरी विस्तार। लैटिट्यूड बोलते हैं अक्षांश को और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं देशांतर को। क्लियर, तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि भारत का अक्षांशी विस्तार कितना है और देशांतरी विस्तार। मैं सिर्फ इतना ही समझा सकती हूँ कि अक्षांशी और देशांतर क्या होते हैं कि भारत में कोई भी स्थिति है या पूरे विश्व में किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग करते हैं। क्लियर। भारत का मानक समय निर्धारित कहाँ से होता है, दिल्ली से, मुंबई से, इलाहाबाद से, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। तो जो भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा द्वारा निर्धारित होता है, पूर्वी देशांतर रेखा द्वारा निर्धारित होता है। तो जो भारत का मानक समय है, मानक समय इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, IST। तो जो भारत का मानक समय है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा द्वारा निर्धारित होता है। और ये रेखा कहाँ पे है, तो ये रेखा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्लियर। तो जो भारत का मानक समय है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये याद रखिएगा। और ये कहाँ है, भारत की जो मानक समय की रेखा है वो कहाँ, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। तो मानक समय कहाँ से निर्धारित होता है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। ये सवाल आते हैं और ये सवाल कठिन क्वेश्चंस में माने जाते हैं। देखिए, जब नेशनल पार्क पूछे जाते हैं, मिट्टी पूछी जाती है, पर्वत पहाड़ पूछे जाते हैं, तो ये इन क्वेश्चंस को हम ऐसे लेते हैं कि ठीक है, नॉर्मल स्तर के क्वेश्चन हैं, ये थोड़ा सा टफ स्तर के क्वेश्चंस माने जाते हैं। लेकिन हमें तो प्रिपेयर रहना है हर तरह के सवालों के लिए, तो हम हर तरह के सवाल को करेंगे ताकि अगर कभी सवाल आए तो आपको मिर्जापुर उत्तर प्रदेश तो क्लिक कर ही जाए। और अगर कभी ये भी सवाल आ जाए कि भारत का मानक समय कितना है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय। क्लियर। चलिए, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं बताइए। आप सबको पता है कि पहले भारत में 29 राज्य थे। भारत का सबसे नया राज्य कौन सा था, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा बना था, तेलंगाना। भारत का सबसे नया राज्य कौन सा बना था, तेलंगाना बना था। लेकिन आप सबको पता है कि 2019 में एक घटना हुई। 2019 में घटना क्या हुई कि जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको अब क्या बना दिया गया, यूटी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, और उसको दो भागों में बांट दिया गया। एक यूटी बनाई गई जम्मू कश्मीर और दूसरी यूटी बना दी गई लद्दाख। तो अब भारत में कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अगर पूछे कभी कि भारत का सबसे नया राज्य कौन सा था, तो भारत का सबसे नया राज्य 2 जून 2014 को तेलंगाना को बनाया गया था। और भारत में जम्मू कश्मीर को यूटी कब बनाया गया, तो 2019 का दिन आप सबको पता होगा। वहां पे क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया, एक जम्मू एंड कश्मीर
यूटी बनाई गई और दूसरी लद्दाख। क्लियर। चलिए, तो भारत में कितने 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। तिब्बत के पठार को किस नाम से जाना जाता है बताइए। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार क्या है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार है क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार माना जाता है। क्लियर। और ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अब आप मुझे खुद बताइए कि जब विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित कोई पठार है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है, तो क्या उसे दुनिया की छत नहीं कहा जाएगा? ये पूरा विश्व है, हम नीचे रह रहे हैं, आप और मैं नीचे रह रहे हैं, और हमारे ऊपर एक पठार है। और पठार कैसा होता है? हल्का सा समतल होता है, जैसे कि छत होती है। पठार तो आप सब जानते हैं, पर्वत ऐसे होते हैं, और पठार कैसे होते हैं? हल्का सा समतल होते हैं। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो पठार है वो समतल है, तो वो हमारे लिए क्या काम कर रहा है? पूरे विश्व के लोगों के लिए छत का काम कर रहा है। तो इसी वजह से तिब्बत के पठार को क्या जाना जाता है? विश्व की छत। क्यों? क्योंकि यही है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंचा पठार। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। इसे दुनिया की छत कहा जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, तिब्बत के पठार को ही पामीर की नोट कहा जाता है। पामीर की नोट क्यों कहा जाता है? उसका कारण ये है पामीर की नोट कहने का कि जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बहुत जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कहाँ आके मिलती हैं? वो इसी तिब्बत, मान लीजिए तिब्बत का पठार, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये मान लीजिए पठार है तिब्बत का। इस तिब्बत के पठार में जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो आके मिलती हैं। ये तो यहाँ पे एक गांठ जैसा बन जाता है। ये पर्वत श्रृंखलाएं आ रही हैं मान लीजिए खूब ज्यादा, ये पर्वत श्रृंखलाएं आके कहाँ मिल रही हैं? यहाँ तिब्बत के पठार में मिल रही हैं। तो यहाँ एक नोट जैसा बन जाता है, मतलब कि एक गठान जैसे बन जाता है पर्वत श्रृंखलाओं का। तो इसी वजह से इसे पामीर की नोट भी कहा जाता है। तिब्बत के पठार को दुनिया की छत भी बोलते हैं, विश्व की छत भी बोलते हैं, और पामीर की नोट बोलते हैं। पामीर की नोट क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत ज्यादा पर्वत श्रृंखलाएं आके क्या होती हैं? यहाँ एक ही जगह पे मिलती हैं, तो यहाँ पे एक गठान बन जाती है, गांठ जैसी स्थिति निर्मित हो जाती। तो ये चीज याद रखिएगा। तो तिब्बत के पठार को किस नाम से जाना जाता है? विश्व की छत। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? मैं बता चुकी हूँ कि भारत सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ टच करता है, बताया था मैंने, बांग्लादेश के साथ। 4096 समथिंग पॉइंट्स में है किलोमीटर्स। और सबसे कम किसके साथ करता है? अफगानिस्तान के साथ। कितनी? 106 किलोमीटर्स। तो याद रखिएगा। और ये सारे भारत के पड़ोसी देश ही हैं। चलिए, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 263 वर्ग किलोमीटर। ये बात आपको याद रखनी है कि भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये 32.87 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मैं पीडीएफ अवेलेबल इसकी आज करा दूंगी। करंट अफेयर्स के लिए आप सबने बोला है पीडीएफ दे दीजिए। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। दूसरी चीज, टेलीग्राम लिंक कहाँ से मिलेगी आपको? तो इंस्टाग्राम का चैनल है एग्जाम डायरी, उसमें छोटे छोटे शॉर्ट्स डाले जाते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मदद करते हैं आपको रिवीजन कराने के लिए। जो यहाँ पढ़ाया जाता है आप वहाँ रिवीजन कर लीजिए, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी चीज, उसी में टेलीग्राम लिंक दी हुई है, उसी के बायो में, इंस्टा के बायो में, तो वो जाके आप देख लीजिएगा, तो वहाँ आपको मदद मिल जाएगी। क्लियर? वहाँ पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएगी। भारत किस महाद्वीप में है? मुझे ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगसी रिवर है। यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील है। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी पाई जाती है? मर्रे नदी। क्लियर? तो ये जानिए कि भारत किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, तो एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। और भारत विश्व का कौन से नंबर का देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है। और एशिया का अगर पूछे, मान लीजिए एशिया का पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो एशिया में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है रशिया, दूसरे नंबर पे आता है चाइना, तीसरे नंबर पे आता है अपना भारत। तो एशिया में किस नंबर पर है? 3rd नंबर पे। दुनिया में 7वें नंबर पर है और एशिया में 3rd नंबर पर। चलिए, भारत का भौगोलिक केंद्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। बताइए, भारत का जो भौगोलिक केंद्र है वो कहाँ है? तो भारत का भौगोलिक केंद्र मध्य प्रदेश में है। कहाँ? कटनी के करौंदी क्षेत्र में। करौंदी क्षेत्र में है, ढीमर खेड़ा तहसील है वहां पे।
तो याद रखिएगा, ढीमरखेड़ा तहसील। तो भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ है? तो भारत का, देखिए ये सवाल पूछने की संभावना क्यों बनती है? क्योंकि भारत की कोई ऐसी चीज जो मध्य प्रदेश में है और आपका है मध्य प्रदेश में शिक्षक चयन पात्रता परीक्षा, तो क्या ये सवाल आने की संभावनाएं नहीं है? आप बताइए। इस वजह से मैं कह रही हूं कि आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को शेयर कर देना है उन तक जिन्हें आप चाहते हैं कि इस बार वो सिलेक्शन ले लें। नहीं तो बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, आप सब कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बात यहाँ सिर्फ क्वालिटी की होती है। तो भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? कटनी के करौंदी क्षेत्र में है, ढीमरखेड़ा तहसील में। तो याद रखिएगा कि भारत का भौगोलिक केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित कहाँ है? कटनी के करौंदी क्षेत्र में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? बताइए। आप सबको पता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। केरल में और भी नेशनल पार्क हैं, जैसे एराविकुलम है, एराविकुलम है, पेरियार है नेशनल पार्क। यहाँ आपके नेशनल पार्क्स भी कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे हम हर अलग अलग ऑप्शंस में चीज़ें कवर करवा रहे हैं ना, तो उससे आपके नेशनल पार्क कवर हो रहे हैं, दर्रे कवर हो रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। मध्य प्रदेश में कौन से नेशनल पार्क है? 11 में से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का कान्हा। अभी दूसरा जाना हमने बांधवगढ़। बांधवगढ़ सबसे अभी जो टाइगर रिजर्व बना है उसके बारे में हमने जाना माधव, पेंच। तो ऐसे ही करके 11 जो हैं, जैसे संजय गांधी या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये कौन से हैं? मध्य प्रदेश में टोटल 11 हैं और पूरे भारत में भी सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है। उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट। उत्तराखंड में कौन सा है? जिम कॉर्बेट है, राजा जी है। और यही जिम कॉर्बेट को क्या माना जाता है? भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क 1936 में स्थापित हुआ था। वेस्ट बंगाल में कौन सा है? सुंदरवन है, आप सबको पता है सुंदरवन है नेशनल पार्क। इसे 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। 1987 में से किस में शामिल किया गया था? यूनेस्को में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए, इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। और जो क्वेश्चन पूछा है वो तो ठीक ही है। कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? बताइए। 0 डिग्री जो देशांतर उसको क्या बोला जाता है? मैंने अब बताया था यहाँ पे, ये जो मध्य में ये जाती है 0 डिग्री अक्षांश, ये वाली रेखा, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ऊपर ये कर्क रेखा होती है, यहाँ मकर रेखा होती है। तो भारत को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? बताइए। भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा कहाँ स्थित होती है? कर्क रेखा स्थित होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। सवाल ये आता है कि भारत में जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों को टच करती है? तो जो पूरे भारत में कर्क रेखा है वो टोटल कितने राज्यों को टच करती है? 8 राज्यों को। उन 8 राज्यों में कौन कौन से हैं? जैसे एमपी है अपना, राजस्थान है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, वेस्ट बंगाल है, तो टोटल कितने राज्य होते हैं? टोटल 8 राज्यों को कर्क रेखा टच करती है। अब एमपी पढ़ रहे हैं हम, तो एमपी के कितने जिलों को टच करती है? तो एमपी के टोटल 14 जिलों को टच करती है। तो कभी सवाल आए कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों को टच करती है, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों को टच करती है, जिसमें से भोपाल है, उज्जैन है, ऐसे रतलाम है। तो कितने जिलों को? मध्य प्रदेश के 14। और भारत के कितने स्टेट्स को? 8 स्टेट्स को। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि भारत के 8 राज्यों को कर्क रेखा टच करती है और एमपी के 14, और भारत को जो 2 बराबर भागों में बांटने का काम कर्क रेखा करती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ गए क्या? हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है तो इसे वहाँ दिहांग नाम से जाना जाता है। क्लियर? और यही ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो यही ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जानी जाती है जमुना के नाम से। जमुना के नाम से। चेमडुंगडुंग ऐसे ग्लेशियर है ना, तिब्बत, कैलाश तिब्बत मानसरोवर के पास, वहाँ से ये निकलती है। चेमडुंगडुंग ग्लेशियर ऐसा ही कुछ नाम है, तो वहाँ से इसका उद्गम होता है। बॉमडिला कहाँ है? बॉमडिला भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। कुंजुम पास मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश में है। और जोजिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों रीजन में है। ये लद्दाख के कारगिल वाले क्षेत्र में है और जम्मू कश्मीर में जोजिला पास।
क्लियर? तो ये चीजें याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो यांग्याप दर्रे से। यांग्याप दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए, भारत के किस भाग में सूर्य सबसे पहले निकलता है? बताइए। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ ईस्ट में ही निकलेगा सूरज सबसे पहले, क्योंकि सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है। तो जब पूरब से निकलता है तो पूरब वाले जो राज्य हैं वहीं निकलेगा सबसे पहले। तो कहाँ से निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में है, एक डुंग करके एक क्षेत्र है, वहां पे सूरज सबसे पहले निकलता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। नहीं पी लिया जाए भाई। भारत के किस भाग में सूर्य सबसे पहले निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, डुंगडुंग क्षेत्र है वहां पे। क्लियर? चलिए, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा, भारत की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है, ये उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 3214, और पूरब से पश्चिम लंबाई है 2933 किलोमीटर्स। तो ये याद रखिएगा। कहाँ चला गया भाई? भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम कितनी है? पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है। कितना समय हो गया? भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी? 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933। भारत का ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन आता है, ये आता है। तो आपको याद रखना है कि जो भारत की अगर कभी पूछे कि उत्तर से दक्षिण कितनी है, ये तो उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर्स, और पूरब से पश्चिम पूछे तो 2933 किलोमीटर्स। तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए, जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण क्या है? बर्फबारी, प्रदूषण, बादल, पर्वत। देखिए, जलवायु परिवर्तन का टॉपिक पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आता है। तो जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रदूषण हो रहा है। तो इस पे ज्यादा अपने को सोचना नहीं है, सीधे प्रदूषण लगाना है कि क्यों हो रहा है जलवायु परिवर्तन? क्योंकि प्रदूषण हो रहा है। क्लियर? चलिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए। भारत का सबसे बड़ा राज्य एरिया वाइज जो है, थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि हमें पूरे क्वेश्चंस कवर करने। तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान है। फर्स्ट नंबर पे क्षेत्रफल के आधार पे हम बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा, एरिया वाइज बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? भारत की पूर्व से पश्चिम कितनी चौड़ाई है? 2500 किलोमीटर। मैंने अभी आपको बताया है कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214, और पूर्व से पश्चिम कितनी है? 2933 किलोमीटर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड में इसलिए कर रहे हैं, 150 क्वेश्चन करने हैं अपने को, तो स्पीड करना है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बेसिकली सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, आप सबको पता है, ये भारत का ही नहीं, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इसके पूछने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि भारत में कोई ऐसी चीज है जो विश्व में सबसे बड़ी है। तो विश्व की सबसे बड़ी, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो कौन सा है? माजुली है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ये चीज याद रखिएगा। इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इतनी चीजों को आपको एक जगह, कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, और ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। या कहें भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? तो माजुली। किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस स्टेट में है? तो असम में स्थित है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का मानक समय कितना है? मैंने आपको बताया था कि भारत का मानक समय किससे निर्धारित होता है? तो मैंने आपको बताया था 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर रेखा, ये मैंने भी बताया था। जब मैंने ये बताया था कि ये कहाँ स्थित है? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मिर्जापुर, यूपी, उत्तर प्रदेश में। तो भारत का जो मानक यामयोत्तर समय है, यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन जो टाइम है, वो क्या है? 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा द्वारा है, और ये कहाँ स्थित है? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में स्थित। क्लियर? चलिए
खरीफ फसलों की बुआई कब होती है? खरीफ फसलें वो होती हैं जो जून और जुलाई में बोई जाती हैं, जून और जुलाई में बोई जाती हैं, और काटी कब जाती है? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसल क्या होती है? अभी कौन किसकी बुआई हो रही है? धान की बुआई हो रही है, रोपे लग रहे हैं, मक्का है, मूंगफली है, सोयाबीन है, ये सब खरीफ की फसलें, सोयाबीन है। तो ये सब किसकी फसलें हैं? खरीफ की। तो खरीफ फसलों की बुआई कब होती है? जून और जुलाई में होती है। कभी कभी सवाल ये भी आ जाता है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी खरीफ है, कौन सी रबी है। तो याद रखिएगा, धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब खरीफ की फसलें। और रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल टाइम पे काट ली जाती हैं। और वह उनका क्या उदाहरण है? जैसे गेहूं है, चना है, मटर है, ये रबी फसलों का उदाहरण है। चलिए, भारत के कुल क्षेत्रफल में मैदानी प्रतिशत कितना है? तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की जो भी मैदानी भूमि है उसमें पर्वत पठार मैदान कितने प्रतिशत हैं। तो याद रखिएगा, मैदान कितने प्रतिशत है? 43% है लगभग। पर्वत कितने हैं? 29% है लगभग। और पठार कितने हैं? 28% है लगभग। तो ये बात आपको याद रखनी है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में मैदान कितने हैं? 43%, पठार कितने हैं? 28%, और पर्वत कितने हैं? 29%। तो कितना है मैदान? लगभग 43%। पर्वत भी याद रखिएगा 29, पठार भी याद रखिएगा 28%। चलिए, कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है? कौन सी नदी है जो भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है? बताइए। गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। बताइए, कौन सी नदी है जो भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है? तो ब्रह्मपुत्र। क्यों? ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जो है वो किस नाम से जाना जाता है? मैंने बताया था। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने बताया था, जमुना। और यही ब्रह्मपुत्र को, हाँ, और गंगा को किस नाम से जाना जाता है वहां बांग्लादेश में? पद्मा। तो भारत, कौन सी नदी है जो भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है? तो वो है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र का प्रवेश कहाँ से था? तो ब्रह्मपुत्र भारत में यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है, जो अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? चलिए, आपदा प्रबंधन का मुख्य संगठन कौन सा है? तो आपदा प्रबंधन का जो मुख्य संगठन है वो है NDMA, मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री। इसके हेड कौन होते हैं? NDMA के हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा कि जो आपदा प्रबंधन का प्रमुख संगठन है वो कौन सा है? NDMA है। और इसकी स्थापना कब हुई? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा हुई थी। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके हेड कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आपदा प्रबंधन आपके सिलेबस में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है NDMA। चलिए, अगला सवाल। भारत की मानक रेखा किस जगह से गुजरती है? ये हम कर चुके हैं, मिर्जापुर से निकलती है। और उसका क्या है? 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा द्वारा निर्धारित होती है और मिर्जापुर से निकलती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बताइए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? राजस्थान में। क्लियर? गुजरात में कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में 11 है टोटल, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, ये सारे। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा। क्लियर? और कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा कि साइबेरियन सारस के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? केवलादेव। तो ये भी पूछ सकता है कि साइबेरियन सारस के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? तो केवलादेव। भारत में कृषि किस पर निर्भर है? बताइए। भारत में जो एग्रीकल्चर है वो बेसिकली किस पर निर्भर है? आप सबको पता है, मानसून पर निर्भर है। बहुत सारे, अब तो जैसे बोरिंग वगैरह की सुविधा हो गई है तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपकी फसल तैयार है और सडनली इतनी ठंड पड़ती है कि ओले पड़ जाए, तो आपकी फसल नष्ट, खराब हो गई, तो किस पे स्थित है आपका पूरा कृषि एग्रीकल्चर? मानसून पे। आपने खेती की हुई है, अचानक से इतनी बारिश हो जाए कि आपकी फसल सड़ जाए, ओले गिर जाए कि आपकी फसल खराब हो जाए। तो पूरी ये बेसिकली भारतीय कृषि किस पर निर्भर है? सबसे ज्यादा मानसून पे निर्भर है। क्लियर? चलिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बताइए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1986 में, ये याद रखना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। वन जीव संरक्षण अधिनियम
कब आया था? 1972 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में इसलिए करा रही हूँ कि एग्जाम हॉल में आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, सबको होता है कंफ्यूजन। सिली मिस्टेक्स एक से होने से एक नंबर से लोग बाहर हो जाते हैं। हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस एक जगह कर लेंगे उतना ही आपके एग्जाम्स के लिए अच्छा होगा, आपकी सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगी। तो पर्यावरण संरक्षण कब है? 1986 में है। वन्यजीव संरक्षण 1972 में। नाथुला दर्रा किसका मार्ग रहा है? तो नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा बेसिकली उत्तराखंड में स्थित, उत्तराखंड में स्थित है नाथुला। नहीं, नाथुला और जलेपला कहाँ है? उत्तराखंड में नहीं है भाई। नाथुला और जलेपला कहाँ मैंने बताए थे? बताइए। नाथुला और जलेपला पास कहाँ है? नाथुला और जलेपला पास सिक्किम में। नाथुला और जलेपला पास कहाँ है? सिक्किम में। माना, नीति और लिपुलेख, ये 3 दर्रे हैं उत्तराखंड में। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। और नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। और ये किसका पार्ट रहा है? ये बहुत फेमस सिल्क रूट का पार्ट रहा है। और इसे 2006 में अभी खोल दिया गया है। तो ये भारत और चाइना के बीच बहुत ज्यादा व्यापारिक मार्ग बना हुआ है। तो सिल्क रूट का क्या हिस्सा रहा है? नाथुला दर्रा। कभी कभी सवाल आ जाएगा कि सिल्क रूट का हिस्सा कौन सा एक फेमस दर्रा रहा है? तो नाथुला दर्रा रहा है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। सिल्क रूट क्या होता था? पहले एक, जब यहाँ पे अंग्रेजों का राज हुआ करता था उस टाइम सिल्क रूट से बहुत ज्यादा व्यापार हुआ करता था, जो मध्य एशिया का काल था उस टाइम ही। तो सिल्क रूट एक क्या था? एक बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग हुआ करता था, व्यापारिक मार्ग हुआ करता था। उस मार्ग का हिस्सा कौन था? नाथुला दर्रा। इसे 2006 में फिर से खोल दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक जल बहाव करती है? मतलब सबसे ज्यादा जल किस नदी में होता है? कि तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, गंगा मत लगा के चले आइएगा, जल बहाव पूछा है, मतलब सबसे ज्यादा जल को कंज्यूम कौन सी नदी करती है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो जिन रीजनों से होके बहती है वहां पे सबसे ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र हैं। जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है वो जिन क्षेत्रों से होके बह रही है वहां सबसे ज्यादा क्या हो रही है? बारिश। तो इस वजह से इसमें जल ज्यादा रहता है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं वो भी बहुत ज्यादा जल लेके आती हैं। सबसे ज्यादा जल बहाव कौन सी करती है? ब्रह्मपुत्र नदी करती। और मैंने इसको बताया ही था कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? चेमडुंगडू ग्लेशियर से होता है। क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा। भारत की कौन सी नदी जल बहाव कर रही है सबसे ज्यादा? ब्रह्मपुत्र। क्योंकि ये जिन रीजन से होके बह रही है उन रीजन्स में क्या हो रहा है? जिन से भी रीजन से आ रही है वहां बारिश का क्षेत्र सबसे ज्यादा है, तो वहां ज्यादा बारिश होती है, तो इसमें ज्यादा बारिश हो जाती है, ज्यादा बारिश का पानी इकट्ठा होता है ब्रह्मपुत्र में। तो जल बहाव वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। भारत का भौतिक स्वरूप कितने भागों में विभाजित है? भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो कितने भागों में है? तो जो भारत का भौतिक स्वरूप है वो टोटली 6 भागों में है। 6 भाग कौन से हैं? जैसे उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र हैं, ठीक है, उत्तरी पठारी क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार की बात की गई है, प्रायद्वीपीय पठार की बात की गई है, द्वीप हैं, मैदानी क्षेत्र हैं। तो बेसिकली टोटल 6 होते हैं। जैसे उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, द्वीपीय क्षेत्र है। तो टोटल कितने भागों में विभाजित है भारत का क्षेत्र? टोटल 6 भागों में विभाजित है। तो याद रखिएगा ये चीज। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे नवीन पर्वत है? मैंने आपको बताया था कि अगर कभी पूछे कि हिमालय कैसा पर्वत है तो आपको बताना है कि हिमालय नवीन वलित पर्वत है। और कैसे निर्माण हुआ था? 2 टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने के कारण। तो हिमालय किसका उदाहरण है? नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा किस रेंज में पाई जाती है? तो मध्य भारत के क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पाई जाती है। अरावली कहाँ है? राजस्थान वाले एरिया में है। और बेसिकली अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में भी मानी जाती है। और विंध्याचल कहाँ है? विंध्याचल भी मध्य भारत का हिस्सा है। विंध्याचल और सतपुड़ा कहाँ है? मध्य भारत के हिस्से में। और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली। चलिए, जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? बताइए, जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं तो लोगों को बीमारियां नहीं होती हैं, बीमारियां होती भी हैं तो उनसे बचाव हो जाता है समय रहते। तो इस वजह से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार क्या है? जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है कि जन्म दर क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है और मृत्यु दर घटती जा रही है। स्वास्थ्य सेवाएं हैं तो लोग स्वस्थ रहते हैं, दवाइयां खा लेते हैं जिससे उनकी मृत्यु नहीं होती है, जिससे उनको उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती हैं। तो क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जन्म दर ज्यादा होना और मृत्यु दर कम होना, क्या ये भी कारण है? तो ये भी कारण है कि जन्म दर बढ़ रही है और मृत्यु दर लगातार कम हो रही। बाड़ा लाचा दर्रा किस हाईवे पर है? बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ है? बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है।
और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये NH3 में स्थित है। पुराना मनाली लेह जो हाईवे है वहाँ पे है। तो कभी अगर ये सवाल पूछे कि बाड़ा राचा दर्रा किस हाईवे में है, तो पहली बात तो बाड़ा राचा दर्रा है कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग, शिपकिला और बाड़ा राचा, ये 3 दर्रे कहाँ हैं, हिमाचल प्रदेश में है। दूसरी चीज, ये जो दर्रा है वो किस हाईवे पर है, तो NH3 पर। क्लियर। चलिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप सबको पता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर, 8,848.6 किलोमीटर समथिंग। अब तो ये धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित। कहाँ है, सिक्किम में स्थित। क्लियर। धौलागिरी कहाँ है, धौलागिरी नेपाल में। और नंदा देवी कहाँ है, नंदा देवी उत्तराखंड में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा भारत की। ठीक है। चलिए, कंचनजंगा भारत की किस राज्य में है, अभी जस्ट मैंने बताया कि कंचनजंगा कहाँ है, कंचनजंगा सिक्किम में। क्लियर, याद रखिएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बताइए, सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ है। सुंदरवन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। इसको 1987 में क्या घोषित किया गया था, यूनेस्को साइट। कभी कभी पूछता है कि सुंदरवन को यूनेस्को साइट कब घोषित किया, तो 1987 में। किसके लिए प्रसिद्ध है ये, तो मैंग्रोव वनों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है सुंदरवन। दूसरी चीज, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है। तो विश्व में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरवन के डेल्टा में, और रॉयल बंगाल टाइगर्स भी यही पाए जाते हैं। तो सुंदरवन बेसिकली किसके लिए फेमस है, मैंग्रोव वनों के लिए और बंगाल टाइगर्स के लिए। और 1987 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया, वेस्ट बंगाल में। वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, वायु प्रदूषण क्यों होता है बताइए। वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है, आप खुद सोचिए, आप किसी बस के किनारे से निकल रहे हैं और जो फ्यूल जो जलता है वो आपके चेहरे पे आ रहा है, तो वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या हो जाएगा, वाहन और उद्योग। ये जो पर्यावरण संरक्षण का टॉपिक है ना, ज्योग्राफी में जो डाला गया है, वो इतना इजी टॉपिक है कि आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे आपसे बन जाएगा वो। चलिए, बांदीपुर और नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है, बांदीपुर और नागरहोल बताइए। जो बांदीपुर और नागरहोल है वो कर्नाटक में स्थित है, लेकिन यहाँ कर्नाटक तो पूछा ही नहीं है, यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व दिए हुए हैं। तो आपको पता है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ कहाँ है, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, इन स्टेट्स में है नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेट्टा। कभी कभी सवाल आता है कि नीलगिरी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, डोडा बेट्टा है। कभी कभी सवाल आता है कि जो ऊटी है, जो हिल स्टेशन है, वो कहाँ स्थित है, वो इसी नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ऊटी आपको पता है ना, तमिलनाडु में स्थित है, हिल स्टेशन है, वो भी इसी नीलगिरी बायोस्फीयर का, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो बांदीपुर और नागरहोल कहाँ है, कर्नाटक में है। और कर्नाटक में कौन सा स्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछता है, तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। क्लियर। चलिए, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है, शिवालिक, मध्य हिमालय, पुराना हिमालय, हिमाद्री। हिमाद्री को ही कहा जाता है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। तो बताइए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है हिमाद्री, इसी को बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय के पार्ट होते हैं ना, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। तो सबसे पुरानी कौन सी है, बृहद हिमालय यानी कि हिमाद्री। उत्तर भारत के मैदान किस नदी प्रणाली से बने हुए हैं, जो उत्तर भारत के मैदान है वो किस नदी तंत्र का हिस्सा है बताइए। जो उत्तर भारत के मैदान को कहा जाता है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्या कहा जाता है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। यही बनाते हैं जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो नदियां हैं ये अपने साथ क्या इकट्ठा लाती है, गाद इकट्ठा करती, और उन गाद में क्या होता है, बहुत सारा न्यूट्रिशन, पोषक तत्व होता है, और वो पोषक तत्व वहाँ की जो मिट्टी होती है उसको उपजाऊ बनाते हैं। तो इसी वजह से ये क्या कहलाते हैं, जलोढ़ मैदान कहलाते हैं, और जलोढ़ मिट्टी भी यहीं पाई जाती है। तो जो उत्तर भारत के मैदान है वो किस नदी तंत्र का हिस्सा है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। सिंधु का तो कम है क्योंकि सिंधु बेसिकली ज्यादा कहाँ बहती है, पाकिस्तान वाले रीजन में। क्लियर। चलिए, दक्कन का पठार किस प्रकार का है, नवीन है, समतल है, प्राचीन, कठोर चट्टान से बना है, जलोढ़ है। तो जो दक्कन का पठार है वो किससे बना हुआ है, आप सबको पता है, आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। दक्कन का पठार किससे बना है, आग्नेय चट्टानों से बना है। ये दक्कन का पठार है। दक्कन के पठार के ऊपर यहाँ सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियां हैं।
दक्कन के पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है और दक्कन के पठार के पूर्व में पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट है और छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। अब बताइए दक्कन का पठार किससे बना है? दक्कन का पठार बना है आग्नेय चट्टानों से। आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं? जो ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न होती हैं। तो प्राचीन और कठोर चट्टानों से दक्कन का पठार बना है। दक्कन के पठार के उत्तर में क्या है? सतपुड़ा रेंज है, पश्चिम में पश्चिमी घाट है, पूर्वी में पूर्वी घाट और छोटा नागपुर का पठार। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि दक्कन के पठार के पूर्व पश्चिम में क्या है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? जनगणना से रिलेटेड सवाल आएंगे क्योंकि जनगणना आपका टॉपिक है। तो जो भारत की पहली जनगणना हुई थी आप सबको पता है 1872 में हुई थी। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके? मेयो के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन ये व्यवस्थित जनगणना नहीं थी। व्यवस्थित जनगणना कब हुई है? 1881 में रिपन के कार्यकाल में। रिपन के कार्यकाल में हुई थी। तो बताइए कब हुई व्यवस्थित जनगणना? भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना हुई थी 1881 में। क्लियर? चलिए, मानसून भारत में वर्षा लाता है कब? कब आता है भारत में मानसून? बताइए। बिल्कुल सही, जून से सितंबर के बीच में। ये सवाल ऐसे हैं कि हमें इनकी प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, भले हम 1 सेकंड का ही समय दें, तो ताकि एग्जाम में सिली मिस्टेक ना हो। क्योंकि एग्जाम में सब थोड़ा परेशान रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं और उसी घबराहट में सिली मिस्टेक्स करके चले आते हैं। कंचनजंगा चोटी कहाँ है? बताइए। अभी हमने किया है कि कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री हिमानी से होता है और इसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर गंगा नदी का उद्गम है। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन बड़ी नदियों में यमुना नदी है। संगम बनाती है इलाहाबाद में, आप सबको पता है। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। क्लियर? चलिए, नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? बताइए, नीलगिरी पर्वत कहाँ है? मैंने आप सबको बताया कि नीलगिरी पर्वत का जो क्षेत्र है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का क्षेत्र है। तो कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी मैंने क्या बताई थी? डोडा बेट्टा बताई थी। डोडा बेट्टा बताई थी। और क्या कहा था कि जो ऊटी हिल स्टेशन है वो इसी पर्वत में श्रृंखला में स्थित है। ऊटी कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा। नर्मदा नदी का प्रवाह कहाँ होता है? आप सबको पता है कि भारत की जो मोस्ट नदियां होती हैं, ज्यादातर नदियां वो पश्चिम से कहाँ बहती हैं? पूरब की ओर, और कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र उल्टा होता है। वो कहाँ से चलती है? वो पूरब से पश्चिम की ओर चलती है। तो कहाँ चलती है? पूरब से पश्चिम की ओर। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक पहाड़ी से होता है। अमरकंटक पहाड़ी से होता है। और नर्मदा के अलावा और कौन सी 2 नदियां हैं? सोन और जोजिला। जोजिला, इनका उद्गम भी यहीं से होता है, अमरकंटक पहाड़ी से। तो कभी सवाल आए कि नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक पहाड़ी से होता है। कहाँ पे? अनूपपुर जिला। अनूपपुर कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? पूर्व से पश्चिम की ओर है। अरब सागर में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में। सोन और जोजिला और नर्मदा तीनों का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक में के पास से होता है और अनूपपुर जिले में ये स्थित है। क्लियर? चलिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस पठारी भाग में है? मैंने आपको बताया था कि दक्कन के पठार के उत्तर में सतपुड़ा है, पश्चिम में पश्चिमी घाट है और पूरब में क्या है? पूर्वी घाट है। तो यही पूछा है कि ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो इन दोनों के बीच में क्या है? ये किस पठारी भाग का हिस्सा है? और मैंने यहाँ पे आपको बताया था ये कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। तो ये किसका पार्ट हो गया? दक्कन का पठार के पार्ट हो गए। क्लियर? चलिए, भारत की सबसे ऊंची पठारी स्थल कौन सा है? भारत का सबसे ऊंची पठारी स्थल, आप इन क्षेत्रों को देखिए और बताइए कि भारत की सबसे ऊंचाई पर यहाँ पे क्या स्थित होगा। ऑब्वियस सी बात है, भारत की सबसे ऊंचाई पर क्या स्थित होगा? लद्दाख। तो लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा है, लगभग 3300 किलोमीटर ऊंचाई पर ये स्थित है। तो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा है? लद्दाख का पठार। चलिए, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में है? कितनी बार बताएंगे? राजस्थान में है, बता चुके हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकेंगे करना है अपने को, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। कौन सा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ये देखिए, ये है भारत, यहाँ है बंगाल की खाड़ी, यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी स्थित है। और यहाँ क्या है? अरब सागर। ये अरब सागर। थोड़ा सा राइटिंग सुधार लेते हैं वरना फिर आप लोग कहेंगे कि मैडम राइटिंग। अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है। बंगाल की खाड़ी में क्या है? अंडमान निकोबार। और अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप।
तो याद रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर में कौन सा स्थित है, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप कितने द्वीप है टोटल? टोटल है 36 द्वीप है। एंड्रोस द्वीप इसका सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, एंड्रोस यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप है। और दूसरे नंबर का कौन सा है? मिनिकॉय। तो जो कौन सा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो बताइए बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप दिख रहा है आपको? बताइए बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप दिख रहा है आपको? बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप दिख रहा है? तब तक जरा पानी पी लिया जाए। कौन सा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो कौन सा द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार। और अगर आ जाए कि अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, तो अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप टोटल कितने द्वीप समूहों का द्वीपों का हिस्सा है? तो टोटल 36 द्वीपों का हिस्सा है लक्षद्वीप। क्लियर? चलिए, तो कौन सा है जो बंगाल की खाड़ी में है? अंडमान निकोबार। अगर आ जाएगा कि अरब सागर में कौन सा है, तो लक्षद्वीप है टोटल 36 द्वीपों का समूह। सबसे बड़ा द्वीप लक्षद्वीप का कौन सा है? एंड्रोस। दूसरे नंबर पे मिनिकॉय आता है। चलिए, लक्षद्वीप पूछ ही लिया कि लक्षद्वीप समूह किस समुद्र में है, बताइए। मैंने ये बनाया था, मैंने कहा यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ अरब सागर है, यहाँ अंडमान निकोबार है, और अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप कहाँ पे है? अरब सागर में। और लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप समूह हैं? 36 द्वीपों का हिस्सा है। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा बताया मैंने? लक्षद्वीप का एंड्रोस। और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? मिनिकॉय। मिनिकॉय, तो ये याद रखिएगा। क्लियर? देखिए मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए पढ़ाया जाता है, आपको लगेगा कि कितनी सारी चीज़ें बता देती हो एक जगह, बताना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम का पैटर्न किसी को नहीं पता है। मैं तो आपको सीधे सीधे पढ़ा दूं कि लक्षद्वीप अरब सागर में है, खत्म, आगे बढ़ते हैं। लेकिन मान लीजिए लक्षद्वीप में पूछ लिया कितने द्वीप हैं, पूछ लिया सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, और चीज़ें पूछ ली, तो क्या करेंगे फिर? तो हमें जब पढ़ना है तो हमें तो एक जगह सारी चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी। पढ़ाई का तरीका ही यही होता है। तो शेयर करना मत भूलिएगा, जल्दी से शेयर कर दीजिए। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में है। टोटल 36 द्वीप है। चलिए, लक्षद्वीप की सबसे बड़ी भूमि कौन सी है? अभी जस्ट बताया मैंने, बताइए कौन सी है? मैंने बताया लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है। और सबसे बड़ा कौन सा बताया था मैंने? एंड्रोस। सबसे बड़ा एंड्रोस। दूसरे नंबर पे क्या बोला था? मिनिकॉय। मिनिकॉय को क्या बोला था? दूसरे नंबर का। तो एंड्रोस तो है नहीं ऑप्शन में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिनिकॉय। ठीक है, चलिए। सिंधु नदी की अधिकांश भाग कहाँ है? मैंने बताया था कि जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है? तिब्बत की मानसरोवर झील से। तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती। तिब्बत के पास मानसरोवर झील है, वहां से ये निकलती है। क्लियर? अब तिब्बत नदी का अधिकांश भाग किस देश में है? तो अधिकांश भाग पाकिस्तान में है। जो तिब्बत नदी है उसका अधिकांश भाग कहाँ है? उसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में बहता है। भारत में जम्मू कश्मीर से होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी कहाँ से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है? जम्मू कश्मीर में। अभी आपको याद होगा कि पहलगाम वाली जो चीज़ हुई थी, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन लिया। और भारत ने क्या कहा कि हम पाकिस्तान के लिए सिंधु नदी का पानी रोक देंगे, क्योंकि जो सिंधु नदी का पानी है वो कहाँ से होके जा रहा है? भारत की जम्मू कश्मीर से होके ही जा रहा है। ठीक है, तो और सिंधु जल समझौता कब हुआ था? कभी कभी पूछ लेता है, 1960। चलिए, क्लियर? तो सिंधु नदी का अधिकांश भाग किस देश में है? पाकिस्तान में है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? मैंने बताया था यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। बहुत ज़्यादा टाइम इसमें देने की ज़रूरत नहीं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। दूसरी चीज़, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? मैंने बताया था नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र को बताया था चेमडुंग ग्लेशियर से निकलती है, कैलाश के पास। भाई थक जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते आपको। 2 दिन से वीडियो नहीं आए, बहुत सारे मैसेजेस आए, और ये देख के लगा कि आप सबको कितने वीडियोस पसंद आते हैं हमारे, कि मैंने 2 दिन वीडियो नहीं डाला। तो बहुत सारे मैसेजेस आए, दीदी वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं। कारण ये वीडियो ना आने का, वो कारण ये था कि जो हमारा सेटअप था उसमें कुछ दिक्कतें आ गई थी। तो उस सेटअप के कारण, वो सेटअप ना होने के कारण हम आपकी क्लासेस नहीं ले पा रहे थे। और हमें खुद लग रहा था कि हम जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये सोशल साइंस की 3 वीडियो तो डाल ही दें।
और आप कहेंगे अब तो साइंस की वीडियो भी अपलोड कर दी जाएंगी, लेकिन हमें खुद लग रहा था कि वीडियोस नहीं जा रही हैं, लेकिन सेटअप नहीं था हमारे पास, तो हम क्या करें। तो इस वजह से चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पा रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो आएंगे, अब प्रॉपर सेटअप हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो बिल्कुल आपने इतना कंसर्न दिखाया, उसके लिए आपका दिल से थैंक यू। तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केमलाम झाओ कहाँ है, बताइए। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में है, केमलाम झाओ। और किस झील में है ये? लोकटक झील में, सॉरी मणिपुर, भाई मणिपुर में है। आपको थैंक यू बोलते बोलते तो मैं, कहाँ है केमलाम झाओ? केमलाम झाओ कहाँ है? मणिपुर में है। और कहाँ पे है ये? लोकटक झील, लोकटक झील, लोकटक झील का हिस्सा है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में स्थित है। और दुनिया का एकमात्र, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केमलाम झाओ। कभी कभी पूछ लेता है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केमलाम झाओ। किस स्टेट में है? मणिपुर में है। और कहाँ है? इस किसका पार्ट है ये? लोकटक झील का हिस्सा है, लोकटक झील में स्थित है। तो सवाल ये भी आ सकता है कि लोकटक झील है कहाँ, तो लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुर में ही कौन सा एक पास है? मणिपुर में ही है तुजू पास। तो कभी कभी आ जाए कि तुजू दर्रा कहाँ है, तो मणिपुर में। ठीक है, तो दर्रा भी पता चल गया, झील भी पता चल गई कि लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। और जो एकमात्र नेशनल पार्क है केमलाम झाओ तैरता हुआ, वो कहाँ है? मणिपुर का। क्लियर? चलिए, तो कहाँ है लोकटक झील? मणिपुर में। और जो केमलाम झाओ नेशनल पार्क है वो इसी झील का हिस्सा है, लोकटक झील का ही पार्ट है, लोकटक झील में ही स्थित है वो नेशनल पार्क। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में ही है ना, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 11 राष्ट्रीय उद्यान बताए हैं, 11 पढ़ लेना है आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में आएंगे। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बताइए, कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? मैंने बताया अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, केवल कुछ ही नदियां जैसे नर्मदा है, ताप्ती है और माही, ये 3 नदियां किस में गिरती हैं? अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। गोदावरी नदी किस में गिरती है? गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? गोदावरी। और 3 नदियां नर्मदा, ताप्ती और माही किस में गिरती हैं? ये तीनों किस में गिरती हैं? अरब सागर में, अरब सागर में। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? नदियों के किनारे बनने वाली उर्वर भूमि क्या कहलाती है? पठार, मरुस्थल, जड़ोल मैदान, पर्वतीय क्षेत्र। नदियों के किनारे पूछा है, मान लीजिए ये नदी है, ये बह रही है, और नदियों के किनारे अब वो नदी की स्पीड धीरे 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 कम होती जा रही है, तो वो यहाँ पे क्या बनाएगी? जहाँ जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे वो इकट्ठा कर देगी। नदी अपने साथ कुछ चीजें बहा के लेके आ रही है और उसकी स्पीड यहाँ पे जाके धीमी हो जाती है, ये धीमी हो रही। अब धीमी होके इसने क्या बना दिया? यहाँ पे मैदान बना दिए, जलोढ़ मिट्टी पूरी यहाँ पे इकट्ठा हो गई, तो ये क्या बना रही है? जलोढ़ मैदान बना रही है, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं। तो क्या बन रहे हैं यहाँ पे? जलोढ़ मैदान। और जलोढ़ मैदान बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं, आप सबको पता है। क्यों? क्योंकि जब ये नदियां बहती हैं तो ये अपने साथ गाद, मिट्टी, बहुत सारे न्यूट्रिशन, पोषक तत्व इकट्ठा करते हैं, और जहां इनकी स्पीड धीमी होती है, रुक जाती है, वहीं ये गाद जम जाती है, ये गाद, और यहाँ बन जाते हैं जलोढ़ मैदान। क्लियर? तो क्या बनाती है नदियों के किनारे बनने वाली जो उर्वर भूमि है? उर्वर मतलब उपजाऊ भूमि। वो उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? जलोढ़ के मैदान कहलाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? बताइए, भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मतलब इसका ये होता है कि अगर गर्मियां पड़ रही हैं तो गर्मियों में अधिक गर्मी होती है और सर्दियों में अधिक ठंड होती है, अपेक्षाकृत ज्यादा ठंड होती है। क्लियर? तो कैसी भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, कि अगर गर्मी पड़ रही है तो ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दी पड़ रही है तो सर्दियाँ अपेक्षाकृत ठंडी होती, ज़्यादा होती। ठीक है, चलिए, तो कैसी जलवायु है भारत की? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। इसलिए रिवाइज करवा रहे हैं कि एग्जाम हॉल में जब आपको दिखे ना ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी, अब आंख बंद करके राइट करके चले आएँ और आपको नंबर मिल जाए। मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा के मौसम शब्द से, अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। और इसका मतलब क्या होता है? मौसम और ऋतु। तो याद रखिएगा कि किससे उत्पत्ति हुई है? अरबी भाषा से उत्पत्ति हुई है, और इसका मतलब क्या होता है? मौसम या ऋतु। किस वर्ड से हुई है? मौसम। क्लियर? ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपको नहीं पता है एग्जामिनर क्या पूछेगा। और यहाँ पे मान लीजिए हिंदी, अरबी, संस्कृत दिया हुआ है, और मान लीजिए आप संस्कृत लगाएं
तमिल लगाएं, तो आपको पता है ना अरबी, हम पढ़े हैं, हमने रिवाइज किया, हमने क्लास में देखा है अरबी, हम तुरंत अरबी लगा के आएंगे, हमारा समय भी बच जाएगा, क्योंकि हमें पता है हम क्यों ज़्यादा सोचें, हमने अरबी लगाई, आगे बढ़ गए। तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। रबी की जो फसलें हैं उनकी कटाई कब होती है? तो मैंने बताया था कि रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती। कब बोई जाती हैं? अक्टूबर और नवंबर में ये फसलें बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल के टाइम पे ये काट ली जाती हैं। ठीक है, तो इनमें कौन कौन सी फसलें बताई थी मैंने? रबी की फसलों में गेहूं, चना, मटर, तो ये सारी क्या है? रबी की फसलें। तो रबी की फसलों की कटाई कब होगी? मार्च और अप्रैल में होगी। बुवाई कब होगी? सर्दियों में होगी, अक्टूबर नवंबर में इनकी बुवाई होती है। और खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? अभी ही, जुलाई से ही शुरू हो जाती हैं, जून जुलाई में। जैसे धान है, मूंगफली है, मक्का है, जैसे मकाई वगैरह आप लोग खाते होंगे ना, कॉर्न वगैरह, तो वो अभी यही सीजन है, तो वो जून जुलाई में बोए जाते हैं और वो अक्टूबर नवंबर में काट लिए जाते हैं। फिर अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं रबी की फसलें और वो मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। क्लियर? एग्रीकल्चर भी है ना आपकी ज्योग्राफी का पार्ट। सबसे अधिक धान उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपका जो सिलेबस आया है ना एमपी शिक्षक चयन परीक्षा, उसमें ये भी है, एग्रीकल्चर का भी पार्ट है। इस वजह से ये क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। हमें जब भी कोई एग्जाम देना है, हमें सिर्फ उसका सिलेबस पकड़ना है। सिलेबस लो, सिलेबस उठाओ, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करो, सारी चीज़ें एक जगह, आपको कहीं नहीं भटकना है। ये आप 150 क्वेश्चंस करके जाइए ना ज्योग्राफी के, गारंटी मैं देती हूँ। अगर आपने तीनों वीडियो देखी है, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जिसमें से ज्योग्राफी आज चली जाएगी, पॉलिटी पहले से अपलोड है और हिस्ट्री हम डालने वाले, तो उसके अलावा आपको सोशल साइंस कहीं से नहीं पढ़ना है। सबसे अधिक धान उत्पादन कहाँ होता है? आप सबको पता है सबसे ज़्यादा धान कहाँ होती है? वेस्ट बंगाल में। सबसे ज़्यादा धान उत्पादन कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा धान कहाँ होती है, तो वेस्ट बंगाल में होता है। लेकिन याद रखिएगा, धान का कटोरा किसको बोलते हैं? कभी कभी पूछ लेता है कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है? तो धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान का कटोरा। ये, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है, लेकिन धान का कटोरा छत्तीसगढ़। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? माना, नीति, लिपुलेख, 3 दर्रे बताए थे मैंने, माना, नीति और लिपुलेख। लिपुलेख ये कहाँ बताए थे मैंने? उत्तराखंड में। तो माना, नीति, लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से बताए थे? रोहतांग, शिपकिला और बाड़ालाचा। सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में बताइए कौन कौन से दर्रे बताए थे मैंने? सिक्किम में बताया था मैंने नाथुला, यही ग्रैंड ट्रंक रोड का उसका था, सिल्क रूट का हिस्सा था। और जलेपला। जम्मू कश्मीर में क्या बताया था मैंने? बनिहाल पासेस, बनिहाल। और भी जैसे जोजिला बताया था मैंने कि वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों का पार्ट है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, शिपकिला, बाड़ालाचा, ये सब। तो लिपुलेख दर्रा किसका हिस्सा है? उत्तराखंड का है। क्लियर? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? कपास, धान, तंबाकू, रबर। आप मुझे ये बताइए, आपके यहाँ चावल होता है, सबके घर में खाते हैं। साउथ इंडिया में आप सबने सुना होगा बेसिकली किस चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं? इडली बनती है और सांभर। इडली सांभर किसको पीस के बनता है? चावल को, फ्रेगमेंटेड जो राइस होता है उसको पीस के बनता है। तो साउथ इंडिया वाले चावल खा रहे हैं, नॉर्थ इंडिया वाले चावल खा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में चावल खाते ही है, मच्छी चावल। तो सबसे ज़्यादा जो भारत की मुख्य फसल कौन सी हो जाएगी? धान, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा कंज्यूम ही कौन सी हो रही है? धान हो रही है। सीधी सी बात है, थोड़ा सा लॉजिक से पढ़ते हैं, क्यों रटना है। सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? बताइए। सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मान लीजिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, बताइए आप क्या लगा के आते। लेकिन अब जब मैं आपको बता दूंगी तो आप एग्जाम हॉल में 1 सेकंड नहीं सोचेंगे, आप तुरंत लगा के आएंगे उत्तर प्रदेश। हमने पढ़ा है यार, सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है, ज़्यादा सोचना नहीं है, आराम से लगाओ। इससे पता है क्या होता है, आप जितने कॉन्फिडेंस के साथ आंसर क्लिक करते हैं उतना ही कॉन्फिडेंस आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें मिलता है। मान लीजिए आपको से ये नहीं बना, आप जब अगला कर रहे हैं तो आपके हाथ कब कपा रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपसे पहला नहीं बना है। लेकिन अगर आपने इसे कॉन्फिडेंस के साथ किया है तो वही कॉन्फिडेंस आपके अगले क्वेश्चंस में आपको दिखता है, उसका बेनिफिट मिलता है। तो ये पावर होती है प्रैक्टिस की। सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चलिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो हिम तेंदुओं का घर कहा जाता है, कहाँ है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। इसे अभी ही कुछ सालों पहले किसका दर्जा मिला है? यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को ने अपनी सूची में इसको शामिल किया है।
तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुओं के लिए, और यूनेस्को साइट भी है ये, तो इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैं बता तो दूं कि कब शामिल किया गया है, लेकिन मेरा आपसे पूछने का मन है कि सर्च करिए कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को कब यूनेस्को में शामिल किया गया है। सर्च करके मुझे बताइए, कमेंट करिए, क्योंकि आज मैंने क्वेश्चंस पूछे नहीं आपसे ज़्यादा, है ना। हाँ, जो क्वेश्चन मैं हमेशा पूछती हूँ, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कौन से स्टेट से, कौन से गांव से, कौन से शहर से, कौन से रीजन से देख रहे हैं, ताकि जब मैं ये पढ़ती हूँ कि आप इन क्षेत्रों से देख रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो प्लीज़ बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। एडम्स ब्रिज किन दो देशों को जोड़ता है? एडम्स ब्रिज को ही कहा जाता है राम सेतु, और राम सेतु पे ही मूवी बनी थी, अभी अक्षय कुमार जी ने उसमें रोल किया था। तो एडम्स ब्रिज किस दो देशों को जोड़ता है? तो एडम्स ब्रिज है भारत और श्रीलंका के बीच, और इसी को क्या कहते हैं? राम सेतु। बेसिकली ये जो मूंगे की चट्टानें हैं, तो मूंगे की चट्टानों जो वहां पे हैं, तो उन्हीं को क्या बोला गया है? राम सेतु बोला गया है। चूने के पत्थर की जो बनती हैं, चूना पत्थर की मूंगे की चट्टानें हैं, उनको ही राम सेतु का नाम दिया गया है, भारत और श्रीलंका। और कथाएं तो ये भी कहती हैं कि यही राम सेतु है, यही एडम्स ब्रिज है, जिसे जब भगवान श्री राम जा रहे थे रावण का वध करने, सीता माता को लेने, तो उस पुल का निर्माण हुआ था। तो यही एडम्स ब्रिज। क्लियर? तो भारत और श्रीलंका के बीच। चलिए, भोर घाट दर्रा कहाँ है? तो भोर घाट दर्रा कहाँ है? मुंबई और पुणे के बीच में। भोर घाट दर्रा कहाँ है? मुंबई और पुणे के बीच में है। तो कहाँ हो जाएगा? पुणे और मुंबई कहाँ है? किस राज्य के में है? पुणे और मुंबई महाराष्ट्र में। तो भोर घाट दर्रा कहाँ है? मुंबई और पुणे में। कभी कभी सिर्फ महाराष्ट्र पूछ सकता है, कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि जो भोर घाट दर्रा है वो कहाँ है? तो मुंबई और पुणे में। क्लियर? पाल घाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। चलिए, भारत की जनसंख्या घनत्व किस आधार पर गणना की जाती है? आप सबको पता है कि जनसंख्या घनत्व में हम क्या पढ़ते हैं। मैंने बताया कि भारत में बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, और मैंने आपको बताया कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बताया था मैंने। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कहा था ना मैंने। तो अब मुझे आप ये बताइए कि जो मैंने ये बताया कि बिहार का जनसंख्या घनत्व इतना है, तो मैंने क्या नाप दिया? व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जब जनसंख्या घनत्व नापते हैं तो किस पे नापते हैं? प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में नापा जाता है। और क्या बताया था मैंने? एमपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? भोपाल जिले का है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, वहां दूर दूर लोग बसे हुए। और सबसे ज्यादा कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। क्लियर? चलिए, जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा कब देखी गई थी? जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा देखी गई थी 1961 से 1971 के बीच में। इस टाइम जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा देखी गई थी, अगर जनगणना की बात की जाए तो। जनसंख्या वृद्धि दर कब सबसे ज्यादा देखी गई थी? 1961 से 71 के बीच में। फैक्चुअल डाटा है, याद रखिएगा, 2011 की जनगणना से रिलेटेड। शहरीकरण किसका संकेत है? शहरीकरण क्या होता है बताइए? क्या इसको आपको रटने की जरूरत है? शहरीकरण क्या है? लोगों का शहर की ओर जाना, यही शहरीकरण है। क्लियर? अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में कहाँ है बताइए? तो भारत में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो ये याद रखिएगा। लगभग कितने मिलियन लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश? बताइए उत्तर प्रदेश वाले, आपके यहाँ की जनसंख्या लगभग कितनी है? कितने मिलियन लोग हैं? चलिए मैं यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कर देती हूँ। कितने मिलियन लोग हैं आपके यहाँ टोटल? उत्तर प्रदेश वाले अगर ये देख रहे हैं तो बताइए आपके यहाँ कितने मिलियन लोग हैं? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है? बिहार में। क्लियर? चलिए, भूजल स्तर घटने का कारण क्या है बताइए? भूजल स्तर क्यों घट रहा है? क्यों नहीं घटेगा? आप घर बनवा रहे हैं तो आप बोरिंग करवा रहे हैं, आप एग्रीकल्चर करवा रहे हैं तो आप बोरिंग करवा रहे हैं, आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो आप उस जगह पे बोरिंग करवा रहे हैं। तो जो भूजल स्तर है उसका अत्यधिक दोहन हो रहा है। भूजल स्तर का क्या हो रहा है? भूजल स्तर का दोहन हो रहा है सबसे ज्यादा। जब उसका दोहन होगा तो भूजल स्तर तो घटेगा ही, तो अत्यधिक दोहन। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है? जो उत्तरी बिहार का क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। लगभग 76%, उत्तरी बिहार की 76% आबादी बाढ़ के प्रभावित क्षेत्रों में आती है। और आप सबको पता है कोसी नदी, जिसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नदी में आने वाली जो बाढ़ है उससे बहुत नुकसान होता है लोगों का। तो बिहार का शोक कौन सी नदी कही जाती है? कोसी नदी कही जाती है। तो भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है? बिहार।
और बिहार का शोक क्या कही जाती है? कोसी नदी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो एनटीपीसी वाले मुझे मैसेज कर रहे हैं, आपका कंसर्न मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि आपका एग्जाम है, लेकिन आप मुझे बताइए कि जो जीएस है वो तो हर जगह सेम है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो ये जो मैराथन क्लासेस हैं ये आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप भी देख के ही जाइएगा। और जो करंट के 2025 के करंट अफेयर्स के मैंने 2 वीडियो डाले हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एग्जाम डायरी का इंस्टाग्राम चैनल में लोग कमेंट कर रहे हैं कि दीदी मैं इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आया हूँ जो आपने पढ़ाए थे और मेरे सारे सही हैं, करके आई हूँ। लड़कियों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। तो आपको अगर थोड़ा सा भी विश्वास में कमी है तो आप उन वीडियोस को देखिएगा, बिहार पुलिस वाली प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, उसमें लोगों ने कमेंट्स किए हैं। तो ये जो ब्लेसिंग्स हैं वो महत्वपूर्ण है आपकी। भूकंप की, क्योंकि कोई बच्चा जो पढ़ता है ना वो बहुत सारी चीज़ों से सफ़र करके पढ़ता है। फैमिली है, आर्थिक स्थितियाँ हैं, परिवार की स्थितियाँ हैं, सामाजिक दबाव है, तो जिन चीज़ों से वो सफ़र करता है ना उसे एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। हम भी एक स्टूडेंट रहे हैं तो हमें पता है चीज़ें क्या होती हैं। तो बस यही है कि चीज़ें आपके लिए आसानी तरीके से उपलब्ध करवाई जा सकें जिससे आपके लिए थोड़ी सी सरलता हो जाए। भूकंप की तीव्रता कौन सा मापता है? आप सबको पता है भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ में नापी जाती है। एनीमोमीटर क्या नापता है? हवा की गति को नापता है। एनीमोमीटर क्या मापता है? हवा की गति नापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने का कार्य करता है, वायुमंडलीय दाब मापने का कार्य करता है। और थर्मामीटर टेम्परेचर, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो भूकंप की तीव्रता कौन मापता है? सिस्मोग्राफ नापता है। चलिए आगे बढ़ नहीं रहा भाई, 101 बढ़ जा। सतत विकास का क्या लक्ष्य है? एसडीजी गोल्स के बारे में आप सबने पढ़ा है। सवाल कभी कभी ये पूछता है कि एसडीजी फर्स्ट में क्या है, एसडीजी सेकंड में क्या है। सतत विकास का मतलब ये होता है कि जो हम जैसे हमारे पर्यावरण में पेड़ पौधे हैं, कुछ संसाधन है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीज़ें हैं, तो हम उनका ऐसे उपयोग करें कि हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी उसका उपयोग कर सके। मतलब संतुलित उपयोग करें किसी चीज़ का हम, ताकि जिनका उपयोग हम कर पा रहे हैं, जो हमारे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है वो भी उसका यूज़ कर पाए। तो सतत विकास क्या है? सतत विकास क्या होता है? संतुलित उपयोग करना किसी चीज़ का। क्यों संतुलित उपयोग करना? ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी चीज़ों का, संसाधनों का प्रयोग कर सके। एसडीजी गोल्स टोटल कितने हैं कभी कभी पूछता है, तो एसडीजी गोल्स टोटल 17 है। जिन्हें एसडीजी गोल्स पढ़ने हैं मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में भी डाला है, इंस्टाग्राम के जो चैनल है एग्जाम डायरी का उसमें भी मैंने ये 17 एसडीजी जो गोल्स हैं वो डाले हुए हैं। तो जिन्हें पढ़ना है वो जाके वहाँ पे, या यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी पड़े हुए हैं तो आप वो देख सकते हैं। यूट्यूब के शॉर्ट्स आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें 30 सेकेंड्स में आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करवा दी जाती हैं, तो उन्हें भी देख लीजिएगा अगर आपको सही लगे तो। एसडीजी जैसे फर्स्ट है वो क्या बताता है? गरीबी कम करने की बात करता है ना। एसडीजी सेकंड है वो नो हंगर की बात करता है, मतलब भूखमरी खत्म करने की बात करता है। एसडीजी थर्ड है वो अच्छे स्वास्थ्य की बात करता है। एसडीजी 4 है वो शिक्षा देने की बात करता है। एसडीजी 5 है वो लैंगिक समानता की बात करता है, जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। तो कभी कभी किन्हीं किन्हीं एग्जाम्स में एसडीजी पूछे जाते हैं कि एसडीजी फर्स्ट में क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये पूछे जाते हैं कि एसडीजी सेकंड में क्या है, एसडीजी थर्ड में क्या है। लेकिन आपके एग्जाम के लिए सिर्फ इतना उपयोगी है कि क्या होते हैं एसडीजी, टोटल 17 होते हैं और ये किसी भी चीज़ के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देते हैं ताकि अगली आने वाली जनरेशन भी इसका उपयोग कर सके। भूकंप के दौरान सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा होता है? तो भूकंप के दौरान सबसे सुरक्षित स्थान या तो आप खुले में चले जाइए, किसी पेड़ के नीचे मत आइए, यदि आप घर में हैं तो किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे आप शरण ले सकते हैं। तो भूकंप आने के दौरान सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? किसी भी मजबूत फर्नीचर के नीचे। अगर बच्चे स्कूल में हैं तो आपने देखा होगा उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है जो टेबल होती है उसके नीचे बैठने की। घर में कोई टेबल पड़ी हुई है उसके नीचे आप बैठ जाइए, तो वो सबसे सुरक्षित स्थान भूकंप के दौरान माना जाता है। कौन सी रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है? मैंने आपको बताया था ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री यहाँ, ये कहलाती है भूमध्य रेखा, ये कहलाती है कर्क रेखा। और क्या बताया था मैंने? कर्क रेखा भारत के कितने जिलों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से। क्लियर? तो कितनी क्या होती है? 0 डिग्री अक्षांश। कौन सी रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है? 0 डिग्री अक्षांश। और 23.5 डिग्री ये कौन सी कहलाती है? कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा कहलाती है? कर्क रेखा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्री भूकंप या वनों की कटाई? बताइए सुनामी का मुख्य कारण क्या है?
जब सुनामी आती है, सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में आती है। आप सबको याद होगा 2004 में इतनी भूकंप, मतलब भयानक सुनामी आई थी, कितने लाख लोग तो मर गए थे उस सुनामी में। इंडिया में ही आई थी, हिंद महासागर के जो क्षेत्र में सुनामी आई थी 2004 में, हिंद महासागर में, बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय थी ये। तो जो सुनामी आती है वो कहाँ आती है? वो समुद्र में आती है, जब समुद्री भूकंप आते हैं। तो जो मुख्य कारण है वो होता है समुद्री भूकंप आना। देखिए, ज्वालामुखी जब उद्गार होता है समुद्र के अंदर तब भी आती है सुनामी, चक्रवात आते हैं तब भी आती है सुनामी। लेकिन बेसिकली मुख्य कारण अगर कहा जाए तो जब समुद्र के अंदर जो प्लेट्स हैं उनमें कंपन होता है तो क्या होता है? समुद्र में भूकंप आता है। उसी भूकंप के कारण सुनामी आती है। और सुनामी क्या करती है? जो आसपास के तटीय क्षेत्र होते हैं, कोस्टल वाले एरियाज होते हैं, वहाँ बहुत तबाही मचाती है। घर नष्ट हो जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं, लोग बह जाते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है। और 2004 में जो हिंद महासागर में सुनामी आई थी वो बहुत खतरनाक थी। क्लियर? तो सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? समुद्र में भूकंप आना, समुद्र में जो प्लेट्स होती हैं उनमें कंपन होना। चलिए अगला देखते हैं। भूस्खलन किन क्षेत्र में होता है बताइए? भूस्खलन क्या होता है? जब हम लोग जम्मू कश्मीर आप ट्रेवल करते हैं, हिमाचल जाते हैं, तो वहाँ आप, उत्तराखंड है तो न्यूज़ में क्या देखते हैं कि पर्वत था, वहाँ से जो मलबा था वो गिरा और जो कारें बीच से जा रही थी वो दब गई या कारें खाई से गिर गई। तो भूस्खलन किस क्षेत्रों में होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब पहाड़ी क्षेत्रों में जाओ तो सबसे ज़्यादा भूस्खलन का खतरा बरसात में होता है, क्योंकि पानी बहता है तो जो मलबा इकट्ठा होता है कॉर्नर्स पे वो धीरे 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 कमज़ोर पड़ती है उसकी पकड़ पानी के कारण, तो वो मलबा नीचे आता है, तो जो सड़कों में वाहन जा रहे होते हैं उन पे वो गिरता है। तो भूस्खलन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। क्लियर? चलिए, चक्रवात सबसे अधिक प्रभावित किसे करता है बताइए? उत्तर भारत, पश्चिम भारत, तटीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। मैंने आपको बताया चक्रवात कहाँ आते हैं? समुद्र में आते हैं चक्रवात, जब लोग वायुमंडल का जो प्रेशर होता है उस पर। तो जो चक्रवात आते हैं वो सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करते हैं? कोस्टल एरियाज को, तटीय क्षेत्रों को, जो समुद्र के आसपास के क्षेत्र होते हैं। तो वहाँ वो तबाही मचाते हैं, वहाँ की फसलें खराब होती हैं, लोगों भी वहाँ से प्रभावित होते हैं। तो चक्रवात है वो सबसे ज़्यादा कहाँ? कोस्टल एरियाज को प्रभावित करते हैं। ये मैं क्वेश्चंस की इसलिए इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रही हूँ ताकि आपको एक बार नज़र में तो रहे ही, क्योंकि पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होने जा रहा है धीरे धीरे, पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस। और मैंने पॉलिटी का करा दिया है पिछली मैराथन में, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है देख लीजिए, एनटीपीसी वाले भी देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए भी ज़रूरी है, जीएस वही है। और शिक्षक पात्रता वालों के लिए तो सोशल साइंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आप कई जगह भटकिए, सिलेबस कहीं दे दिया है, कंटेंट कहीं अवेलेबल नहीं था पहले, अब लोग बना रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें कि एक जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाए, नहीं मिलेंगी, आपके पास समय बहुत कम है। तो ये 3 वीडियोस देख लीजिएगा, सोशल साइंस कवर है। साइंस की चाहिए हो तो बता दीजिएगा, साइंस की भी वीडियो ला देंगे आपके लिए। जंगल की आग का मुख्य कारण क्या होता है बताइए? जंगल में आग क्यों लगती है? जंगल में कोई बिजली तो जाने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ ट्रांसफार्मर्स तो लग नहीं रहे हैं। वनों की अधिकता तो कारण होगी नहीं। बेसिकली मानव जनित कारण, आप पार्टी करने गए, आप वहाँ पे लाइटर लेके सिगरेट फूंक रहे हैं, तो वहाँ पे जंगल है भाई, वहाँ पे तो आपने ऐसे वो फेंका सिगरेट, तो वो सिगरेट से आग लग गई। आप वहाँ खाना बना रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ें, आपने माचिस जलाई, सूखी पत्तियाँ रहती हैं, उन पत्तियों पे आग लग गई, पूरे जंगल में आग फैल गई। तो किस वजह से आग फैलती है? मानव जनित कार्यों से ही आग फैलती। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जंगल की आग का मुख्य कारण क्या है? मानव जनित कार्य। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन यही है, एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। बताया था ना मैंने, इसके हेड कौन होते हैं? पीएम होते हैं। आपदा प्रबंधन है आपके सिलेबस में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत। कब हुई थी? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। और इसके हेड कौन होते हैं? नेशनल डिजास्टर, अब कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, याद रखिएगा, मत कहिएगा फुल फॉर्म नहीं बताया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा। इसके हेड होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। क्लियर? चलिए, किस प्राकृतिक आपदा में रिक्टर स्केल का प्रयोग होता है? चक्रवात, बाढ़, भूकंप, सूखा। तो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किसका उपयोग होता है? रिक्टर स्केल का। क्लियर? चलिए, सूखे की स्थिति में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा होता है? अब ये बताइए, सूखा है, सूखा पड़ गया है, बारिश नहीं है, कुछ नहीं है, बेचारा मरुस्थल, वहां तो पहले ही पानी नहीं है, सूखा पड़ गया तब तो वहां के लोग जीते जी मर जाएंगे। तो सूखे से सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? मरुस्थल। सीधी सी बात है, आप यहाँ पे देख लीजिए, तटीय क्षेत्र है, वहां कितना भी सूखा पड़ेगा, पानी की तो रहेगा ना, नमी तो बरकरार ही रहेगी।
हिमालयन क्षेत्र है, वहाँ कभी सूखे की, वहाँ से तो नदियों का उद्गम ही हो रहा है, तो वहाँ क्यों भाई पानी की कमी पड़ेगी। मैदानी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ट्यूबवेल है, कुएं हैं, रहते हैं, तो वहाँ भी आपको पानी की कमी नहीं होने वाली है। लेकिन अगर मरुस्थल है, वहाँ तो पहले ही पानी नहीं है, रेगिस्तान है, अगर सूखा पड़ गया तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन एरिया होगा, मरुस्थल, रेगिस्तान। भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी बताइए। भारत में जो डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वो 1854 के एक अधिनियम द्वारा हुई थी, और भारत में पहली बार जो डाक टिकट जारी किए गए थे वो जारी किए गए थे 1854 में, 1 अक्टूबर 1854 में। और उसमें फोटो किसकी लगाई गई थी डाक टिकट में। भारत में पहली बार डाक टिकट कब जारी किए गए, भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किए गए थे 1854 में, 1 अक्टूबर 1854 में। और उसमें किसकी फोटो थी, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। और किसके शासनकाल में था ये, अभी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी, डलहौजी। डलहौजी डाक व्यवस्था, हालांकि इसने ज्योग्राफी में ही दिया हुआ है, लेकिन हम इसको अभी हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो गवर्नर जनरल वाले सेक्टर में हम ये पढ़ेंगे कि भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई। तो डलहौजी के कार्यकाल में 1854 में, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है। 1 अक्टूबर 1854 में पहली बार भारत में डाक टिकट जारी की गई थी। क्लियर। और उस पर किसकी फोटो थी, महारानी विक्टोरिया की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। आप सबको पता है भारत का पहला उपग्रह लॉन्च हुआ था 19 अप्रैल 1975 में। कौन सा था वो, आर्यभट्ट। और लॉन्चिंग डेट क्या थी, कब लॉन्च हुआ था, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था यूएसएसआर के सहयोग से। अभी कौन सा मिशन एक लॉन्च हुआ है, एक्सियोम 4, जिसमें शुभांशु शुक्ला गए थे ना, उसका नाम है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार मैं बता चुकी हूं, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। सबसे ऊंचाई पर स्थित है भाई, तो छत तो होगी ही। पठार समतल होता है, जैसे हमारी छत होती है वैसे ही पठार होता है, तो इसे कहा जाता है दुनिया का, सॉरी छोटा नागपुर कर दिया क्या मैंने, ये तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार को क्या, दुनिया की छत कहा जाता है। तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। इसी को क्या बताया था मैंने, पामीर की नोट भी कही जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं आके क्या बना देती हैं, गांठ यहाँ पे बना देती हैं इस पठार। क्लियर। तो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित तिब्बत का पठार, इसे दुनिया की क्या कहा जाता है, छत कहा जाता है। भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो सबसे पुरानी है, मैं बता चुकी हूँ यार इसको, कि अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। कहाँ है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब के क्षेत्रों में है ये अरावली पर्वत श्रृंखला। यहाँ तांबे के लिए भी प्रसिद्ध है ये, तांबा भी सबसे ज्यादा इस रीजन में होता है, अरावली पर्वत श्रेणी में। क्लियर। तो कौन सी पर्वतमाला सबसे प्राचीन है, अरावली। भारत में ध्वनि प्रदूषण का स्रोत क्या है, ध्वनि प्रदूषण क्यों होता है बताइए। आप जब ट्रेवल करते हैं तो देखते हैं ना कितना बुरा हॉर्न लोग देते हैं, इरिटेट करता है वो। तो सबसे ज्यादा किसके कारण होता है ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पॉल्यूशन का कारण क्या है, यातायात, ट्रांसपोर्टेशन, सबसे ज्यादा। चलिए यहाँ पे जितना सिलेबस ज्योग्राफी का दिया हुआ है आपके एमपी शिक्षक चयन परीक्षा के लिए, जितना ज्योग्राफी का है, आपदा प्रबंधन है, जनगणना है, भारत की मिट्टी है, नदियां हैं, पासेस हैं, नेशनल पार्क हैं, भारत का ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठा एक वीडियो में कवर करा दी गई हैं। कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो देख लीजिए, पीडीएफ हम अवेलेबल करा देंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम चैनल है, यूट्यूब इसमें एग्जाम डायरी का, उसमें टेलीग्राम लिंक बायो में दी हुई है, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। हम अभी जब वीडियो अपलोड करेंगे तो कोशिश करेंगे कि अगर टेलीग्राम लिंक अटैच हो जाती है तो हम अटैच कर देंगे, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो बस पढ़ लीजिए, जिन्होंने पॉलिटी का वो नहीं देखा है सेशन वो देख लीजिएगा। और जिनके भी सिलेबस में जीएस है, एसएससी वाले, एनटीपीसी वाले, जिनके भी सिलेबस में ये है जीएस, आप सब के लिए ये मैराथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एमपी शिक्षक वालों से तो निवेदन है कि जिन्हें चाहते हैं कि इस बार उनका सिलेक्शन हो जाए, उन्हें ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और जल्दी ही मिलते हैं, एक आपका वीडियो और बचा है हिस्ट्री मैराथन, वो हम लेके आएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से लेके आएंगे। तो बस, और बताइएगा कि अगर आपको साइंस के लिए भी वीडियोस चाहिए हो तो जल्दी ही ऐसे ही पढ़ते रहिए, जल्दी सिलेक्शन लीजिए। और अच्छा लगता है, जैसे बिहार पुलिस की जब प्लेलिस्ट डाली थी तो लोग कहते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही हो रहे हैं, क्योंकि हमने क्लास ले ली थी तो हमें फ़ायदा हो रहा है। तो अच्छा लगता है ये सुन के। तो बस वही, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, और स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।